पर कश्मीरी गेट के संत परमानंद हॉस्पिटल ने साफ पर्यावरण का संकल्प जमीन पर उतारा। 5 जून 2026 को सुबह 10 से 12 बजे तक हॉस्पिटल ने एक बड़ी क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई। ड्राइव में हॉस्पिटल को 2 टीमों में बांटा गया। टीम A ने आसपास के पार्क की सफाई की, वहीं टीम B यमुना घाट पर जमा कचरे को हटाने में जुटी। इस मुहिम में वॉलंटियर्स, स्टाफ और स्थानीय निवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सबका एक ही मकसद, आसपास को साफ रखना और ग्रीन भविष्य की तरफ एक कदम बढ़ाना। संत परमानंद हॉस्पिटल की ये पहल याद दिलाती है कि पर्यावरण बचाना किसी एक का काम नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। मैं डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव, संत परमानंद हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पे परमानंद हॉस्पिटल की तरफ से हम ये इस तरफ पार्क में तथा जमुना जी की तरफ सफाई का अभियान हमने चलाया हुआ है। एज वी नो दैट, जो बोलते हैं ना कि पर्यावरण एक तरह से हमारी धरोहर है, जिससे कि हमें अपने आगे की पीढ़ी के लिए बचाना है। और जिस तरह से आज की तारीख में क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, और जिससे कि अगर इसको रोका नहीं गया तो एक तरह से जो हमारा अस्तित्व है वही खतरे में आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखते हुए ये इस तरह का अभियान चलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, लोग बोलेंगे कि ये क्या है, तो छोटी सी चीज़ है, पार्क में आके थोड़े से कोई उठा ले, क्या हो गया। सो इट्स नॉट अबाउट दिस थिंग ओनली, इट्स अबाउट क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। लोगों के दिमाग में ये आना कि ये जो पर्यावरण है जिसमें हम रहते हैं, इसको संभालना तथा इसका केयर करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सो इसीलिए ये हमारी तरफ से संत परमानंद की तरफ से ये किया गया है, ताकि इस सारे एरिया में लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो सके। मैं डॉक्टर BK कंसल्टेंट फिजिशियन, संत परमानंद हॉस्पिटल, कश्मीरी गेट, रिंग रोड। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ईच एवरी ईयर मनाया जाता है। इसमें हम लोग संत परमानंद हॉस्पिटल ग्रुप ने एक छोटा सा प्रयास किया है पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हमारे स्टाफ से लेके और अदर आसपास के हमारे पेशेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं। पर्यावरण संबंधित बहुत सारी बीमारियां, वाटर पोल्यूशन से हो, चाहे एयर पोल्यूशन से हो, या ग्राउंड वाटर और सरफेस पोल्यूशन से हो, हर तरह से बीमारियां बढ़ती जा रही। तो एज ए डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वी आर फेसिंग विद दिस इशू, चैलेंजिंग इशू। सो वी आर हियर टू increase the awareness among the common public about the protection of environment, which is very much important in these days, and for the future generations and for sustainable development we have to make this arrangement each and every year, in every now and then. Thank you, Dr. BK। मैं डॉक्टर कर्नल संजय कुमार सिंह, संत परमानंद हॉस्पिटल कश्मीरी गेट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। आज का दिन हम सब पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसको मनाने के पीछे जो संदेश है वो ये है कि जनमानस को जागृत करना कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसे हमें साफ सफाई के साथ रखना है, उसे हमें सस्टेनेबल बनाना है, ताकि हमारे आने वाले भविष्य में जो हम अपने बच्चों के लिए एनवायरनमेंट और इस अर्थ को दे के जाएँ वो एक बहुत ही अच्छे कंडीशन में दे के जाएँ, ताकि वो भी जिस तरह हम लोगों ने प्रॉस्पर किया है वो भी प्रॉस्पर करें। धन्यवाद। राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हिंदू मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मलिक को उनके कार्यालय में कथित तौर पर खून से लिखा हुआ एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में जान से मारने की धमकी देते हुए आपत्तिजनक और उकसाऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया। जानकारी के अनुसार धमकी भरे पत्र में लिखा गया था कि काफिर दीपक मलिक, तेरा सर्तन से जुदा करना पड़ेगा, हम आ रहे हैं। पत्र मिलने के बाद दीपक मलिक ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित जांच एजेंसियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है और जांच जारी है। दीपक जी, क्या मामला है और कैसा आपको कोई खता है, क्या बताएं थोड़ा सा? देखिए, आज सुबह हम ऑफिस आए हैं। ऑफिस आने के बाद जैसे ही शटर खोला लड़के ने, तो नीचे एक लेटर मिला हमें पड़ा हुआ। उसके बाद हमने लेटर को खोला, लेटर को खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था काफिर दीपक मलिक, तेरा सर तन से जुदा होगा।
तू जो हमारे मौलानाओं को बदनाम करता है उसकी सजा तेरे को मिलेगी, तुझे दोजक की आग में जलना पड़ेगा। इस तरह से शब्द लिखा हुए थे उसके अंदर कि आ रहे हैं तेरा सर तन से जुदा करने के लिए। उसके बाद हमने 112 पे पीसीआर कॉल करी है, तो पुलिस वाले आए हैं। उसके बाद थाने में सूचना दी गई होगी, तो थाने से मुझे फोन आया और 4-5 पुलिस वाले थाने से आए हैं, एसआई साहब आए हैं और उनके साथ आए हैं। उन्होंने आके पूरा मुआयना किया, सारी चीजें चेक करी है, मेरे बयान लिखे उन्होंने। और उसके बाद मुझे एसएचओ साहब ने बुलाया और जो सवाल उन्होंने मेरे से कई सवाल किए उन्होंने पूछा और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं और आपको सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ भी उन्होंने बोला है कि आपके पास पीसीआर आती रहेगी और लोग संपर्क में रहेंगे, और मुझे नंबर भी दिए हैं सब अधिकारियों के एसएचओ साहब ने। दीपक जी, इससे पहले भी आपके पास में कई बार थर्ड के फोन आए हैं जिसमें धमकियां दी गई हैं, क्या लगता है ये मामला सब एक ही जगह से है या अलग अलग है? देखिए, कुछ कह नहीं सकते। हमने कई चीजें ऐसी, अभी 24 अप्रैल को भी मुझे फोन के द्वारा धमकी आई थी कि तेरा सर तन से जुदा होगा, हम आ रहे हैं तेरा सर तन से जुदा करने। और मुझे लगता है हम जिस तरह से लव जिहाद पे काम करते हैं, धर्मांतरण पे काम करते हैं और मदरसों की जांच के लिए और कुछ जमाते इस्लामिया की जांच के लिए, इस तरह से जो हम काम कर रहे हैं जांच कराने की, तो लगता है कोई भी हो सकता है। अब इसी का हम किसी का नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब उस टेलीफोन की भी जांच की गई तो पता चला था कि वो कहीं बाहर का है, तो क्या उसने इनपुट निकल के आया है? देखिए, वो नंबर कहीं राजस्थान का आया था, पुलिस राजस्थान गई थी, लेकिन वहां पे वो पता चला कि वो फेक नंबर है और उसकी सीडीआर रिपोर्ट निकाली थी तो कॉल जमुना पार से कहीं से की गई थी और उस पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मुझे पूरा आश्वासन दिया, मुझे हर जगह एसएचओ साहब हैं हमारे थाने के, जो भी सबने बुलाया और सब मेरे को कुछ भी चीजें होती हैं तो मेरे से पूछते हैं और पूरी जांच कर रहे हैं। आज जो आपके पास लेटर आया है, क्या लगता है क्या अब आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है? तो कहीं आसपास का ही मामला लगता है या सीसीटीवी फुटेज भी कहीं लगे हैं, कुछ सामने आया है? देखिए, अभी सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है पुलिस और बाकी इसमें हम अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक जांच नहीं हो जाती। और इन चीजों को जो ये लोग धमकी दे रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि इनकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। ये जितना मर्जी प्रयास कर लें तो इनके प्रयास कभी कामयाब नहीं होगा। और हम जो काम करते हैं अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, बच्चियों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, वो काम हम निरंतर करते रहेंगे। राजधानी दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर मंडी एक बार फिर अव्यवस्थाओं और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा में है। मंडी के व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें निर्धारित फर्म और व्यापारिक स्थान नहीं मिलने के कारण मजबूरन सड़क और फुटपाथ पर माल लगाना पड़ रहा है। इससे न केवल मंडी में जाम की समस्या बढ़ रही है, बल्कि व्यापारियों को प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि आजादपुर मंडी देश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडियों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों व्यापारी, मजदूर और ग्राहक पहुंचते हैं। इसके बावजूद वर्षों से स्थान आवंटन और व्यापारिक सुविधाओं की समस्या बनी हुई है। मंडी व्यापारियों के अनुसार पर्याप्त जगह और फर्म उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें सड़क किनारे और फुटपाथों पर फल एवं सब्जियां बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और व्यापारिक गतिविधियों में भी बाधा आती है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस समस्या को लेकर कई बार एपीएमसी अधिकारियों के साथ बैठकें और वार्ताएं हुईं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। उनका कहना है कि हर बार केवल आश्वासन दिया जाता है, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। व्यापारियों का कहना है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो समस्या और गंभीर हो सकती है। व्यापारियों ने दिल्ली सरकार और एपीएमसी प्रशासन से मांग की है कि मंडी में स्थान आवंटन, यातायात प्रबंधन और व्यापारिक सुविधाओं को लेकर ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी इस मंडी में व्यवस्था बहाल हो सके। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, एशिया का सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी व्यापारी की क्या समस्या है, जो बताया जा रहा है लाखों के डेली का नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं बैक साइड में जो हालात ही इस कदर बना हुआ है कि एपीएमसी के अधिकारी मीटिंग करते हैं और फर ना देने की वजह से उनका डेली का लाखों रुपए का नुकसान है। जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ जो मंडी के व्यापारी की है, यहाँ सैकड़ों के तादाद में है जो एपीएमसी के अधिकारी बुलाते हैं, बाकी फर नहीं दे पाते। उनका कहना है कि व्यापारी का जो माल आता है उसका भी रेट नहीं मिल पाता है और खड़े धूप में माल बेचने की वजह से यहाँ समस्या लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं मंडी की हालात इस कदर फैली हुई है कि लोगों के
यहाँ तक ये कहना है कि जब मंडी व्यापारी माल मंगवाते हैं, करीबन डेली के 2 से 4 गाड़ी, 6 गाड़ी, 8 गाड़ी, 10 गाड़ी आती है, उसके बाद डेली का उनका लाखों रुपए का नुकसान होना है। और इस मामले को लेकर एपीएमसी अधिकारी से शिकायत दी जाती है, लेकिन एपीएमसी के अधिकारी इस मामले पर सुनने को तैयार नहीं। ये लगातार एशिया के सबसे बड़ी मंडी आजादपुर की हालात देखा जा रहा है। संजय सिंह, दिल्ली। क्या नाम है सर? मोहम्मद इदरीस। इदरीस जी, क्या समस्या आ रखी है कि आप लोग रोड पे माल बेच रहे हैं? कितनी समस्या क्या है सर? हमें 15 दिन हो गए माल सड़क पे बेचते अभी तक कोई हमारी समस्या का हल नहीं करा एपीएमसी ने। क्या एपीएमसी अधिकारी से आप लोग की बात हुई तो उन्होंने क्या जवाब? उन्होंने ये कहा कि अभी कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, वहाँ जाओ 6-5 में। अच्छा, वहाँ माल बिकेंगे नहीं, माल बेकार हो जाएंगे। माल बहुत माल है। कितने सालों से आप लोग ये व्यापार करते हैं? हम व्यापार कर रहे हैं कम से कम 25 साल से। 25 साल में कभी इस तरह से हालात आया था? इस तरह के हालात नहीं आए ना। अभी हालात आ रहा है, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? एपीएमसी वालों की बननी है जो ना दे रही है अभी तक। तो जो बात होती है, मीटिंग होती है, तो उन्होंने क्या मीटिंग होती है कि अभी करते ही तुम्हारा रोज कल कह देते ही, रोज कल कह देते ही। 15 दिन हो गए हमें माल बेचते बेचते रोड पर। अभी तक आप लोग कितनी डेली की गाड़ी आती है? हमारी गाड़ी आ रही है 2-3 डेली आ रही है। क्या माल टाइम टू टाइम सेल हो पा रहा है या नहीं, नुकसान उल्टे सीधे माल फेंक रही रोड पर। रोड पे फेंक देते हैं, इसकी वजह से कितने नुकसान आपको झेलना पड़ता है? नुकसान तो 10 रुपए किलो का कम बेचते ही माल। अच्छा, तो क्या व्यापारी को मुआवजा सही मिल पा रहा है? व्यापारी तो माल नू भेजा, जब माल पक गए तो उनको कहाँ पैसा दो। अच्छा, वो तो कमती वर्ती बेचने पड़ेंगे और इधर धूम में माल खराब हो जाते हैं। माल खराब हो जाता है। कितनी समस्या ये योजना की बात करी जाए, इसलिए कितनी समस्याएं हो जाती है? आप जैसे कहा है कि माल खराब हो जा रहा है, माल खराब हो जाती है, काले पड़ जाते हैं माल धूप में, काले हो जाते हैं। हाँ, तो क्या इस पे सकरोट हो जाती है माल, सकरोट। तो क्या एपीएमसी अधिकारी से क्या मांग रही है? हमने ये मांग रहा कि फल खाली पड़ेगी अमरूद वालों की, वो हमें दे दो। अच्छा, तो क्या कौन सी फल की बात आप लोग बताया जा रहा है कि आप लोग को मिलेगा? वो कह रही वहाँ जाओ 6-5 में। अच्छा, और अभी दिया कुछ नहीं है और कह देते ही कह देते हैं। क्या इसके लिए पैसा भी आप लोग को देना पड़ता है? नहीं, अभी पैसा वैसा कोई नहीं दिया, अभी तो वहीं से पर्ची कटती है। अच्छा, कितने की पर्ची करती है? पर्ची कटती थी पहले 5000 रुपए की, अब कितने की? आपकी कोई पता ना आपकी कितने कटेगी कितने की न कटेगी, अभी कोई गारंटी नहीं है। फल नहीं मिल रहा है इसलिए रोड पे। सर, क्या नाम है आपका? नासिर इकबाल। क्या समस्या आ रखी है? आप लोग रोडों पे माल बेच रहे हैं? भाई साहब, फल अभी अलॉट नहीं हुए कहीं भी। जहाँ बेचते हैं वहाँ दूसरे माल उतर रहे हैं, वो अभी खाली नहीं कर रहे हैं। बेलपत्तर के यहाँ जो इसमें सामने मैं बेलपत्तर उतर रहा है, यहाँ बेचते थे, कई साल से बेच रहे हैं। अभी उसमें कह रहे हैं जी टाइम लगेगा। 18 में जो बेचते हैं ना, वहाँ खाली हो रहे हैं फल। तो आप लोग की बात करी जाए रोडों पे जो माल बेच रहे हैं, अब हम अपनी एसोसिएशन से तो बात करेंगे, किससे बात करें? वो एपीएमसी में भी गए, उन्होंने भी कहा है कि जी हाँ खाली करा देंगे, अभी तो हुआ नहीं है। अब शनिवार का टाइम दिया, देखते हैं होते नहीं होते हैं। तो क्या ये हालात है जिस तरह से आप रोडों पे माल बेचते हैं, कितनी समस्याएं हो गई? सारी समस्या है। सबसे पहली बात तो माल देखो ना, गर्मियों में बेच रहे हैं, माल भी खराब हो रहे हैं। कितने % माल खराब हो जाती है? अब ये तो अगर रुक जाएगा तो आधे से ज्यादा खराब हो जाएगा। आज बिक गया तो बिक गया, कल ज्यादा नुकसान हो जाते हैं धूप में। गर्मी कितनी हो रही है, लागत की बात करी जाए, बारिश होती है तो पानी भर जाते हैं सारे में। तो मैं समस्या दोनों तरफ से, एक तरफ से गर्मी, एक तरफ से मौसम खराब हो जाता है। देखो जी, सबसे पहली बात है माल, चलो अगर बाहर भी आदमी बेचता है, थोड़े बहुत बाहर बेचे, कोई बात नहीं। माल उतर भी बाहर ही रहे हैं, वो भी माल खराब हो रहे हैं। साइड में उतरे हैं, बाहर बिके, चलो कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे सैंपल लगे, माल बिके, कोई बात नहीं। अब यहाँ माल उतर भी यहाँ रहे, कभी कभी बैलेंस भी रह जाता है, जब रेट नहीं लगता है तो वो माल खराब हो जाते हैं अगले दिन तक। व्यापारियों का नुकसान है इसमें, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम फरमान है, फर्म का नाम है रियान फूड कंपनी, सर क्या दुकान नंबर भी 184। सर देखो, जाम का सबसे बड़ा परेशानी है, जिन लोगों ने, ग्राहकों ने हमारा माल ले लिया, उन लोगों का माल ही नहीं निकल पा रहा। लोग क्या करते हैं, जब सुबह किसी ने माल लिया, वो बाद में आके पर्ची वापस कर रहा है कि मेरे को चाहिए नहीं, सुबह का माल लिया हुआ 6 बजे का, उसका माल निकल नहीं पा रहा। देखो क्या हाल है जाम का, देखो आप कितनी गाड़ियां, दोनों साइड ब्लॉक है एकदम। सबसे परेशानी है जाम की। सब लोगों ने, क्या एपीएमसी के अधिकारी क्या है? भाई एपीएमसी के अधिकारी के क्या करेंगे? वो देखो, जब हम लोगों को जगह नहीं किसी को मिल रही है तो सब लोग रोड पे बेच रहे हैं, रोड के कारण जाम है। यही माल लोग ऊपर बेचना शुरू कर दें, जाम खत्म हो जाएगा। कितनी समस्याएं हो जाती है रोड पर? भाई बहुत पूरी समस्या, देखो ना आप, देखो खुद ही कैमरे पर देखो, पूरा जाम ही जाम है वहाँ पर।
कितने मालों के नुकसान होती है आप लोग? भाई अब मैंने माल सुबह 50 रुपए का बेच रखा, मिसाल के तौर पे। अब उसके बाद में माल वो वापस कर रहा है, ग्राहक मेरे को 40-45 का बिकेगा। तो जो सवेरे माल बढ़िया माल होगा, अब बाद में ग्राहक आकर पैसे ही कम लगाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। सर कितनी गाड़ी है आज की सुबह? भाई मेरा माल तो काफी आता है, देखो मेरे अराइवल मेरा काफी है, मेरे को जगह बहुत कम है, तो मैंने देखो उधर बैक साइड में रोड पे माल उतार रखा है, क्या कर सकता हूँ मैं। मतलब समस्या ही है जगह। हाँ जी। क्या नाम है सर? अभिषेक चावला। अभिषेक जी, क्या समस्या आ रखी है कि आप लोग रोडों पे माल बेचने की मजबूरी है? एपीएमसी फड़ी नहीं दे रही, क्या करें। क्या रीजन है, क्यों नहीं दे रहा? रीजन क्या है? अब रीजन ज्यादा खुल के मत जानो, लेकिन रीजन यही है कि अंदर खाते सब कुछ चल रहा है। अंदर खाते नहीं चल रहा है, बाहर नहीं चल रहा है। और जगह कहीं मिल नहीं रही, हम तो परेशान है। आप जिस तरह से माल लगाए, हम तो अच्छा भला 5-6 नंबर पे 9 नंबर पे बेचते थे, हमें 2 सालों को उठा दिया वहाँ से, नहीं तो हम तो वहाँ सुखी थे, बहुत सुखी थे हम। वहाँ जगह ही नहीं दे रहे हम। समस्या हो रही है, बहुत समस्या है, सड़क पे बैठे हैं, देख लो ना खुले आसमान में। अब सामान आयाम की बात करें, गर्मी है और धूप है, सब कुछ है, यहीं बैठे हैं। अभी जो ये हालात है कि जो आप लोग का माल आता है, कितने नुकसान बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्या ये समझ लो 100 रुपए करेट मंदी बिक रही है यहाँ पे, कम से कम 100 रुपए करेट। डेली की बात करी जाए, कितने नुकसान है? कम से कम 100 रुपए करेट मंदी है। हाँ जी। दिन भर में कितनी करेट बिक जाती है? अपने पास होता है 1000-1200 नग रोज होता है। रोज होती है? हाँ जी। हाँ, बेच रहे हैं ऊपर नीचे करके, क्या करें, माल नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएंगे, ये भी तो जरूरी है। अच्छा, डेली के आप जैसे नग की बात करें कि आमों में नुकसान भी होती है क्या? बिल्कुल नुकसान, बिल्कुल खराब होता है। कितने परसेंट खराब हो जाती है? ये समझ लो 50% ही खराब है अगर रुक गया तो। तो जो बाहर से माल मंगाते तो उनको क्या मौके कैसे मेंटेनेंस करते हैं? हाँ जी, उनका कैसे मेंटेनेंस? ये तो सब किसानों के माल है, जो बिकेगा किसान का। मिल पाता है या नहीं? इस टाइम नहीं मिल रही है, 2 साल से किसान नुकसान में चल रहा है, जगह नहीं मिल रही है इस वजह से। जो सर, मेरा नाम नदीम सिद्दीकी। क्या समस्या हो रही है? आप रोडों पे माल लगाने पे मजबूर है, क्या समस्या है? जगह की प्रॉब्लम है, जगह है नहीं तो इस वजह से रोड पे माल लगा रहे हैं। क्या जगह क्यों नहीं है? एपीएमसी क्या आप लोग को जगह नहीं दे रही है? अलॉटमेंट नहीं दे रही है? एपीएमसी के पास जगह है नहीं। अच्छा, जब तक जगह नहीं होगी तो कैसे ऊपर जगह शेड में जगह नहीं दे रहे। तो अगर आप लोग रोड पे माल बेचते कितनी समस्या होती है? समस्या धूप में माल बेच रहे हैं, जगह कम होने की वजह से रोड पे माल बेचना पड़ रहा है। तो ग्राहक की बात करी जाए, ग्राहक को कैसे मेंटेनेंस आप लोग कर रहे हैं? माल बस कहाँ उतार रहे हैं? माल भी रोड पे उतर रहा है, रोड पे उतार के माल बेच रहे हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक ज्यादा जाम हो जाता है, क्या कहेंगे? जगह का अरेंज करवाओ, फिर हम अपने फल पे माल बेचेंगे। क्या नाम है सर? दिलशाद। दिलशाद जी, क्या समस्या आ रखी है आप लोगों के रोडों पे माल बेचने? समस्या यह है एपीएमसी मंडी समिति फल नहीं दे रही आम के लिए। अभी तक आम सड़क पे बिक रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत है। कितनी समस्याएं हो रखी है? लाखों रुपए रोज का नुकसान है, वो पर होगा लाखों रुपए रोज का। जब जगह नहीं दे रहे, फल खाली पड़े, मन दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? रीजन क्या है? वो उनकी अपनी मर्जी है, क्या वजह क्यों नहीं दे रहे। आगे अमरूद में फल खाली पड़े हैं, पर किसी को दे नहीं रहे। तो आप लोग का मीटिंग होती है? बार बार लोग एपीएमसी में जा रहे हैं, वादा होता है, मिल नहीं रहे, अभी तक मिले नहीं। क्या इससे कोई पर्ची उर्ची करती है क्या? ये तो यूनियन के अंदर से खम्भे मिलते हैं, यूनियन के लोग बांटते हैं, मगर अभी बर्थडे नहीं है। क्या पहले अपेक्षा में अभी के कितनी चेंजिंग हुआ है? पर्ची की बात करी जा रही है? कुछ नहीं हुआ भैया, अभी तक मिले नहीं फल, माल लगाने की जगह नहीं है। अब डेली के कितने आप लोग के माल नुकसान हो जाता है? हमारी गाड़ी 5-6 गाड़ी रोज आती है। लाख रुपए रोज का नुकसान है कि किसानों का। डेली का इतने के नुकसान है? लाखों रुपए रोज का। एक आप लोग का कैसे मेंटेनेंस करते हैं? मजबूरी है, क्या करें। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं आप लोग? हमारे दादा परदादा पापा, अब हम कर रहे हैं। कभी ऐसे समस्या आया था? ये इसी साल आई पर समस्या अब आती नहीं थी। आती थी, फल मिल जाते थे, माल बेच लेते थे, बस। एक 45 दिन का काम है आम का, 15 दिन रख लो, 1 महीना लोकल, बस उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, आमों की बात करें तो आम कितने वैरायटी के आते हैं, कितने नाम? आम वैरायटी बहुत आती है, मगर ये नखलो लोकल अलग होता, नखलो लोकल अलग होता, वैरायटी तो बहुत आती है। अभी तक सबसे ज्यादा फेमस आम कौन सी है? सफेदा है, नखलो है। अभी लोकल ही चल रहा है? हाँ, शुरू हो गया, लोकल मेरे पास आया। अच्छा, क्या नाम है सर? नहीं मकसद। क्या समस्या हो रही है? आप लोग रोडों पे माल बेचने में मजबूरी है? फलों की समस्या हो रही है यहाँ पर मंडी में, पूरी मंडी के अंदर
क्या एपीएमसी अधिकारी आप लोगों को फल नहीं दे पा रहा है, क्या समस्या है? पता नहीं कैसे हो सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। जगह पूरी है मंडी के अंदर, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन गए पे मंडी यहाँ पे, और थोड़ा सा प्रशासन की कमी है कि अगर चाहे तो सबको एडजस्ट कर देगी। कुछ हम लोगों की कमी है, कुछ प्रशासन की कमी है। तो क्या आप लोग के क्या कमियां हैं, प्रशासन के क्या कमियां हैं? ये है कि अगर चाहें तो सबको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है आज के टाइम में। प्रशासन मतलब आप लोग का साथ नहीं दे रहा? पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रही कहानी इस बार क्या हो रहा है। पुराना के अधिकारी से आप लोग के बात हुई थी, मीटिंग में बार-बार मीटिंग दे रहे हैं मीटिंग में जो बात हो रही है, आश्वासन दे रहे हैं, पूरा आश्वासन दे रहे हैं, बाकी मिल नहीं रहा है। मिला नहीं अभी तक आप लोग माल बेच रहे, कितनी समस्या हो रही है? पूरी समस्या रोड पे भाई साहब पसीनों में तर हो रहे हैं। पूरा इतना टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री 44 डिग्री में नीचे बैठे हैं, और कितनी समस्या होगी। कितनी गाड़ी आप लोग की आती है डेली की बात करी जाए तो? अभी तो स्टार्टिंग है दशहरी की, 1 से 2 गाड़ी का अराइवल है। अभी माल पूरा सेल हो रहा है कि नहीं? नहीं, माल तो सेल हो जा रहा है, धीरे धीरे दिक्कत हो रही है। जगह के प्रॉब्लम है। जगह के अगर जगह होती तो प्रॉपर सेल हो जाता। अब वहाँ से यहाँ तक देखो ना, सब लेकर बैठे हैं रोड पे, तोलने में दिक्कत, बेचने में दिक्कत, लेबर को दिक्कत, रोडों पर छतरे लगाकर लोग बेच रहे हैं माल। तो क्या इसमें माल भी नुकसान होता है क्या? हाँ बिल्कुल। कितने परसेंटेज माल? अगर माल को थोड़ी सी भी धूप लग गई तो पथरा जाता है, पूरा डैमेज हो जाता है 100%। अगर 5 लाख की गाड़ी है तो 5 लाख के 5 लाख खत्म हो जाते हैं उसमें। जी, मतलब ये एपीएमसी के अधिकारी की लापरवाही है। अगर एपीएमसी के अधिकारी चाहें तो इसे मैनेज कर सकते हैं, उनके हाथ में है, कर सकते हैं बिल्कुल, नो डाउट। अरे यार कभी कोई बात तो नहीं होती। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? नाम साजिद है जी। साजिद जी, क्या समस्या आ रही है? आप लोग रोडों पे माल बेच रहे, क्या समस्या है? फल ही नहीं मिल रहे भाई साहब अभी तक। क्यों नहीं मिल रहे, क्या रीजन है? ये तो यही जाने एपीएमसी वाले क्यों नहीं दे रहे, क्या दिक्कत है? क्या कितने सालों से आप लोग व्यापार कर रहे हैं? हम तकरीबन 7, 8, 10 साल से हो गए हमें आम का व्यापार करते हुए। कभी अभी दिक्कत आया था इस तरह से? हर साल ही आती, लेकिन अब कुछ ज्यादा आ रही है। तो आप लोग माल जो रोड पे बेच रहे हैं, कितने नुकसान झेलना पड़ रहा है? इसमें तो सारे ही नुकसान हो रहे हैं, कमती बढ़ती बेचने पड़ते, जब जगह नहीं होती, जैसे ग्राहक मांगे ऐसे बेचना पड़ता है। बाहर से जो आप मंगाते हैं, आप व्यापारी को जो रेट आप लोग लेते हैं, उनको व्यापारी को रेट मिल पाता है या नहीं? नहीं, रोड पे नहीं मिल पाता। ये तो जगह पे जब तक नहीं बैठोगे जब तक कहाँ पैसे बनते हैं। अभी जो ग्राहक की बात करी जाए, दिखाई जाएगा मंडी में ग्राहक तो है, लेकिन जो हालात है वो आप लोग कैसे फेस करते हैं? भाई साहब बहुत मुश्किल हो रही है ग्राहक को इस टाइम रोकने में। अब तो ग्राहक हम पे चढ़ के चल रहा है कि भाई अब तो ये बैठे हैं धूप में, ये तो बेचेंगे, जैसे हम मांगेंगे ऐसे देंगे, वो वाला सिस्टम हो रहा है अब तो। फिर हम जगह पे बैठते हैं तो फिर हम थोड़े से हिम्मत से बेचते हैं, व्यापारी के पैसे बना पाते हैं। तो कहीं न कहीं व्यापारी का नुकसान हो बिल्कुल व्यापारी का पूरा नुकसान है भाई साहब। आप लोगों की बात करिए, आप लोग की लागत के हिसाब से हमारा भी पैसा लगा हुआ है, व्यापारी को नुकसान है तो हमें नुकसान है। कितने परसेंटेज डेली के नुकसान है आप लोग? भाई ऐसे तो नहीं नाप सकते, जैसे माल है कुल मिला के नुकसान तो काफी हो ही रहा है। अगर 2, 4, 5 रुपए किलो का भी अंतर आ रहा है तो बहुत नुकसान होता है रोज को। रोज के लाखों रुपए के हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। व्यापारी के भी माल, भाई व्यापारी का भी नुकसान है, उसमें हमारे भी हमारा भी नुकसान है। तो क्या एपीएमसी के अधिकारी से आप लोग का मीटिंग होती है, बात होती है, तो उनके क्या बात रहती है? वो भी कह रहे हैं कि कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इंतजाम करते हैं तुम्हारा, लेकिन हो नहीं पाता है। अब भाई हो ही नहीं रहा, अब तो तभी बैठे। राजधानी दिल्ली में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। साकेत और मेहरौली जैसी घटनाओं के बाद भी जर्जर इमारतों को लेकर प्रशासन की सतर्कता सवालों के घेरे में है। ताजा मामला रोहिणी सेक्टर 9 के राजापुर गांव का है, जहां एक खस्ताहाल बिल्डिंग में मरम्मत के दौरान छज्जा टूटकर गिर गया। इस हादसे में 26 वर्षीय युवक गोविंद की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ उसमें आज भी 60 से 70 परिवार रहने को मजबूर हैं। रोहिणी सेक्टर 9 स्थित राजापुर गांव की यह जर्जर इमारत अब लोगों के लिए खतरे का दूसरा नाम बन चुकी है। वर्षों पुरानी इस बिल्डिंग की उम्र लगभग पूरी हो चुकी है और इसकी हालत इतनी खराब है कि इसे रहने लायक भी नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद यहाँ करीब 60 से 70 परिवार रह रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिल्डिंग में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। दीवारों में दरारें हैं, छज्जे और प्लास्टर लगातार टूटकर गिर रहे हैं। कई बार मकान मालिक को इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बुधवार को 26 वर्षीय गोविंद बिल्डिंग के एक छज्जे की मरम्मत कर रहा था।
इसी दौरान अचानक छज्जा भरभरा कर गिर गया और गोविंद नीचे आ गिरा। हादसा इतना गंभीर था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मकान मालिक ने हमेशा जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। लोगों का कहना है कि जब भी मरम्मत की बात की गई तो मकान मालिक ने साफ कह दिया कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ रहते हैं वही अपनी व्यवस्था करें। दिल्ली में हाल के दिनों में साकेत और मेहरौली में भी जर्जर इमारतों से जुड़े हादसे सामने आ चुके हैं। ऐसे में रोहिणी का यह मामला एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। आखिर कब तक लोग ऐसी खस्ताहाल इमारतों में रहने को मजबूर रहेंगे और कब तक प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार करता रहेगा? ये इसको काम करने के लिए मकान मालिक ने लेके आए थे, ये काम कर रहा था, साथ में जीजा भी थे जो इनके साथ काम कर रहे थे, वो जीजा लगते हैं, तो उनके साथ दोनों मिलके काम कर रहे थे। ये काम करते करते कब छज्जा नीचे आ गया, साथ ही में लेके आया छज्जा। तो छज्जा इतना पुराना है, एक तो बहुत कमजोर है, काम कभी करवाया नहीं। मरम्मत के लिए जब भी इनको बोला गया ये लोग कभी करते नहीं है, और जब करेंगे भी तो बोलते हैं आप लोग किराया दो उसी से करेंगे, तो कभी किया नहीं आज तक। और जो भी करवाया यहीं के लड़के को बुला के काम करवाते हैं, किराए में पैसे काट लेते हैं, बोलते हैं इसमें से कर दूंगा, फिर भी एक मरम्मत कर नहीं रहे हैं। कितने समय कब की घटना है? ये सुबह 10:30 के बीच की घटना है। क्या आप लोगों ने क्या कोई पुलिस कंप्लेन वगैरह कुछ किया? कंप्लेन तो मैम इन लोगों ने करने नहीं दी थी। पहली बात इनने बोला था कंप्लेन मत करो, हम जो भी होगा इसका हम डॉक्टर से बात कर रखे हैं, हम करवाते हैं, इलाज करवाएंगे। फिर मैं बड़ा भाई में गया था उसको मिलने, मैं ड्यूटी जा रहा था पर मैं ड्यूटी गया नहीं। मैं इसके पास गया तो मेरे से बात किया, तो मैं देखा वहाँ इसका ना कोई इलाज हो रहा था ना कुछ, ये ऐसे बिस्तर पे लेटा हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन की इसकी जरूरत थी। ऑक्सीजन डॉक्टर ने भी नहीं लगाया, उसमें डॉक्टर की भी लापरवाही है पूरी। ना डॉक्टर ने घोषित कब किया गया और उसको वहाँ से ट्रांसफर किया भगवती हॉस्पिटल, वहाँ आते आते वो बीच में ही दम तोड़ दी। इसका अगर ऑक्सीजन ये डॉक्टर ने लगाया होता तो शायद वो अभी जिंदा होता। क्या उम्र थी उनकी, उनके परिवार में? उसकी उम्र है 26 साल। परिवार में एक बहन है, माँ बाप 3 लोग हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मांग तो मैम कुछ भी नहीं है, बाकी न्याय के हिसाब से जो भी उनको लगे ये हादसा हो गया है, अपनी गलती माने, उनको लगना चाहिए कि मैं पछतावा है, ताकि उनकी जो भी हो लाए आपस में देखें, बात करें। हम लोगों से भी बात करें, हम बात करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं ये लोग, आमने सामने भी नहीं आ रहे हैं, तो हम यही चाह रहे हैं आप हमसे बात करो, पर ये बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले इनको लेके खुद घर छोड़ने आए, इतना हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको यही बात करने के लिए कह रहे हैं कि न्याय दें, जो भी है न्याय की बात करें, न्याय में आए। क्या नाम है आपका? राम बालक। ये कब की और किस समय की घटना है? अब तो मौके पर आते नहीं, वहाँ 10:30 बजा वही करीब। क्या उम्र थी आपके बेटे की? 26 साल। कितने समय से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? अब ये रहने 35-40 साल हो गए। 40 साल से। क्या हुआ उस समय जिस समय आप बता रहे, जिस घटना में आपके बेटे की जान चली? ये काम करवाओ ले गिरा और एक हथौड़ा मारे बच्चे। वो यहाँ काम कर रहे थे? हाँ। और कुछ आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह करी हो? नहीं करा। और किस समय उनको मृत्यु घोषित किया गया? पहले हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे बोला अम्बेडकर लेकर के गए, अम्बेडकर ने बोला यहाँ पे जांच नहीं होगी, यहाँ पे जांच करने के लिए यहाँ पुलिस इंक्वायरी होगी। इस चक्कर में पुलिस इंक्वायरी के चक्कर में बोला हमारा जान पहचान का हॉस्पिटल है, वहाँ लेके चलते हम, तो वहाँ पे लेकर के गए, वहाँ पे पुलिस का इंक्वायरी के चक्कर में डर गए ये लोग, प्रशांत हॉस्पिटल लेके गए। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ पे कोई सा अच्छी तरीके से इलाज नहीं हुआ है। आप लोगों ने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? पुलिस कंप्लेंट कोई नहीं करी थी। यहाँ के जो मालिक हैं उनको भी आपने इत्तला नहीं करा? तो सबको मालूम था ये पुलिस केस है। इस चक्कर में उसको दबाने के चक्कर में इन्होंने वो किया है। आप क्या लगता है? हाँ जी, आप क्या लगता है? हम दोस्त लगते जी। हाँ जी, कितने समय से रह रहे हैं आप? हम तो यहाँ पे अब कम से कम 20 साल हो गए छोड़े हुए इस मकान को मेरे को। तो अब ये लोग हमारे रिश्तेदार सारे रहे इसी में। क्या आप लोगों ने कभी
उनकी भी जान मान को खतरा है। अब देखो बाहर 2 पैसे फालतू लगते हैं, इसमें सस्ता रेंट होगा, इस चक्कर में इसमें रह रहे हैं। एक तो जैसे परिवार के होते हैं, गांव के होते हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो आपस में सोचा कि बिल्डिंग खाली हुई है, इसी में रुक जाते हैं 4-5 लोग। तब इस चक्कर में किराए पे थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, इस चक्कर में यहाँ रुक जाते हैं। तो आपका कहना है कि मकान मालिक को यहाँ की बात को दबाने की कोशिश बात को दबाने की कोशिश है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है, इनको कुछ ना कुछ, इनकी अकेली लड़की है, उनके शादी के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। और ये बुजुर्ग है माँ बाप, अब ये कब तक काम करेंगे? आप इनकी उम्र देख करके वो बात करिए। अब एक लड़का ही है बस। कौन लोग हैं परिवार में? पापा मम्मी बहन। आदर्श नगर में अवैध गेस्ट हाउस और होटलों पर उठे सवाल, स्थानीय लोगों ने जताई बड़े हादसे की आशंका। आजादपुर मंडी के आसपास बिना लाइसेंस संचालित होने के आरोप, प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से संचालित हो रहे गेस्ट हाउस और होटलों को लेकर स्थानीय निवासियों, RWA प्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते जांच और कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आदर्श नगर क्षेत्र, विशेषकर आजादपुर मंडी के आसपास बड़ी संख्या में गेस्ट हाउस और होटल संचालित हो रहे हैं। उनका दावा है कि इनमें से कई प्रतिष्ठानों के पास आवश्यक लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी अनुमतियां नहीं हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभागों द्वारा नहीं की गई है। हाल ही में दिल्ली में हुए अग्निकांडों का हवाला देते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि यदि सुरक्षा मानकों की अनदेखी जारी रही तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को क्षेत्र में संचालित सभी गेस्ट हाउस और होटलों की व्यापक जांच करनी चाहिए। समाजसेवियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने मांग की है कि जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध दस्तावेज और लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और अन्य आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। निवासियों का कहना है कि राजधानी में समय समय पर आग और सुरक्षा संबंधी घटनाएं सामने आती रहती हैं, इसलिए प्रशासन को केवल हादसों के बाद नहीं बल्कि पहले से रोकथाम के लिए भी प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अब क्षेत्र के लोगों की नज़र सरकार और प्रशासन पर है कि वे इन शिकायतों और आरोपों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हैं या नहीं। फिलहाल यह मुद्दा आदर्श नगर क्षेत्र में चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है। की बात करी जाए, मालवीय नगर एक रेस्टोरेंट में करीब 21 लोगों की मौत हुई, उसके बाद प्रशासन एक्शन मोड पे देखने को मिला है। जिस तरीके से आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी जाए, मंडी रोड एशिया के सबसे बड़ी मंडी आजादपुर है, इसके साथ में देखेंगे करीबन 100 से ज्यादा बैंकेट हॉल चल रहा है, होटल चल रहा है, जिसके गैर कानूनी तरीके से बगैर लाइसेंस के चलाया जा रहा है, जिसमें कई लोगों के यहाँ तक कहना है कि 100 गज के प्लॉट में लाइसेंस तो मिल नहीं सकता और सब में सिंगल रास्ता है, डबल रास्ता किसी होटल में नहीं है। उनको लाइसेंस किस अधिकारी ने दिया और लाइसेंस देने के बावजूद भी इस तरीके से हालात देखा जा रहा है राजधानी दिल्ली के। क्या लग रहा है आने वाले टाइम में बड़े हादसे का शिकार हो सकता है? क्या प्रशासन इस मामले को लेकर ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? संजय सिंह, दिल्ली। क्या नाम है सर? हरिंदर शर्मा जी। ये बैंक वाली गली की बात करी जाए, मंडी के साथ में अवैध तरीके से पार्किंग भी चलाया जा रहा है, यहाँ गंदगी से अंबार है, चंड मिनट बारिश होता है, कितने बुरा हाल है सर, क्या कहेंगे? सर ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आजादपुर मंडी, और जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से 20 बैंक हैं और 20 बैंक के एक डाकखाना भी है, और इस बैंक के अंदर एक पार्किंग भी बनी हुई है। वो पार्किंग अवैध है या नहीं है वो समस्या अलग मैटर शो करता है, तो प्रशासन जानेगी। लेकिन हमें जितनी बार यहाँ पे आए हैं हमने गंदगी का सामना उठाना पड़ा। अभी आप देख रहे होंगे कि थोड़ी देर की बरसात हुई है यहाँ पे और गंदगी पैर की जगह नहीं है, और मैं नहीं मानता कि शायद ये कभी इस पर सफाई भी होती होगी। तो क्या लग रहा है कि किसकी अधिकारी के डिपार्टमेंट की बात करी जाए, क्या कोई इस पर कार्रवाई नहीं करता, सब सफाई नहीं कर पाते? सर ये तो पता नहीं कि किस कंट्री में आता है किस कंट्री में नहीं आता, हम तो अपने प्रशासन से अंडर में कहेंगे, दिल्ली सरकार के अंडर में कहेंगे, जो हमारा राज्य है उसके अंडर में कह सकते हैं। तो इसके भी अंडर में आता हो प्लीज़ इसको रिपेयर करवाएं, टाइलें बिछवाएं, और जो पार्किंग बनी हुई है अवैध पार्किंग, इसको या तो अवैध पार्किंग बंद करवाई जाए या उसको पास करवाई जाए। और ये जो बड़े हादसे होते हैं मंडी जाने के लिए, यहाँ रात को भी कोई बंदा शाम के टाइम नहीं निकल सकता यहाँ पे।
यहाँ बैंक है इसके अंदर, बैंक से पैसे लाना ले जाना कितना रिक्सी काम है यहाँ पे वैसे लोगों से। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, लगातार मामला देखा जाया गया कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तब प्रशासन जगता है। वहीं आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी जाए, लगातार आसपास की जनता एक बात को लेकर नाराजगी व्यक्त करती है। 21 लोग की मौत होने के बाद यहाँ गेस्ट हाउस लगातार जो सैकड़ों की संख्या में है, इनके पास लाइसेंस है या डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास से क्या पूरा है या नहीं है, ये जांच के विषय। बाकी सबसे बड़ा सवाल ये है, राजधानी दिल्ली के तरीके से देखा गया आदर्श नगर विधानसभा एरिया में लगातार गेस्ट हाउस फलते फूलते नजर आ रहा है, जिसपे कोई अधिकारी इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। हमारे सामने प्रधान है RWD, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखा गया है आदर्श नगर विधानसभा एक नाम है और एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजाद के सामने है, इसको वजह से लेकर शॉर्ट चल रहा है, क्या गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है, क्या इसको कोई जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी तो लगता नहीं, जिम्मेवारी होनी चाहिए प्रशासन, और वो लगते नहीं मिली वगैरह इस घटनों से ऊपर चल रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है ये बगैर नॉर्म्स के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा, और प्रशासन गारंटी में सोचता है कोई हादसा हो जाता है उसकी इंतजार करते हैं, लिप आपत्ति करते हैं, इसको ठंडे बस्ते में डालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को ये देखना चाहिए, हादसे की इंतजार नहीं करना चाहिए, तो आगे एक्शन लेना चाहिए। क्या इस मामले को लेकर सरकार की बात करी जाए या डिपार्टमेंट की बात करी जाए, क्या इनकी ये लग रहा है कि हादसे का शिकार होने का इंतजार किया जा रहा है या पहले कोई कार्रवाई करा जाए? कार्रवाई पहले होनी चाहिए ताकि हादसे ना हो, लेकिन हो क्या रहा है, हादसे होने के बाद लिपापोती होती है और 2-4 दिन में फिर हम कई सालों से देख रहे हैं अवैध ये चल रहे हैं और सब बंद हो जाता है और कोई सुनने को नहीं। क्या कोई जिम्मेवारी ले, कोई अधिकारी डिपार्टमेंट में कोई कार्रवाई किया अभी तक? हमने कभी सुना नहीं, ना कभी देखा, कोई कार्रवाई इन्होंने की इलीगल तरीके से। देखिए, आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी गई है, लगातार जो मामला सुर्खियों को बढ़ चुका है, जिसको लेकर आसपास के लोगों को नाराजगी नजर आई। यहाँ आदर्श नगर विधानसभा एरिया में सैकड़ों की संख्या में गेस्ट हाउस चल रहा है, बगैर लाइसेंस के गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। इसका जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, राजधानी दिल्ली में इस तरीके से मामला देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से प्रशासन या अधिकारी की बात करी जाए, क्या इस पर कभी कार्रवाई की या कभी जांच पड़ताल किया, कभी चेकिंग किया, इस होटल में क्या होना चाहिए, इस में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फायर के तरीके से इनका NOC मिला है या नहीं मिला है, ये तो जाँच के विषय है। ताकि आसपास के लोगों की कहना है कि यहाँ होटल के साथ गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। अब ये जांच का विषय देखने वाली बात है। राजधानी दिल्ली में इस तरीके से मामला को लेकर सरकार और प्रशासन क्या कोई ठोस कदम उठा पा रही है या नहीं? संजय सिंह, दिल्ली। मालवीय नगर पे ना, क्या नाम है? क्या नाम है सर? मनोज कुमार सिंगल। मनोज जी, जिस तरह से आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी जाए, लगातार कल की हादसा आपने सुना भी होगा कि 21 लोग की मौत हो गई। आदर्श नगर विधानसभा एरिया में गेस्ट हाउस लगातार फल फूल रहा, इसकी सहमति से ये चल रहा, और क्या क्या सुविधा इन लोगों के पास मिल पाया सरकार की तरफ से या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मालवीय नगर घटना पे अपना शोक प्रकट करूंगा, और जो भ्रष्टाचारी प्रशासन के कारण जो वहाँ लापरवाही के जान माल की हानि हुई है उस पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करूंगा, और मैं उनको भी अपनी सलाम करूंगा जिन्होंने वहाँ पर उसको बचाने के लिए धर्म को ना देखते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। और जहाँ तक बात है आदर्श नगर विधानसभा के क्षेत्र में जो इतने गेस्ट हाउस बढ़ते जा रहे हैं, और गेस्ट हाउस के साथ साथ जो कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, खाली गेस्ट हाउस नहीं, उनको सबकी जांच होनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे हमारी विधानसभा में ना हो। इनकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, इनके लाइसेंस इनका। और वहाँ पर जैसे पता चला था कि जो आग बुझाने वाले सिलेंडर थे वो एक्सपायरी पाए गए, तो इस तरह की जांच पूरी होनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे हमारे क्षेत्र में ना हो। तो क्या अधिकारी की इस मामले की सूचना नहीं है, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है? ये इतने बड़े गेस्ट हाउस चला रहे हैं, क्या इनको लाइसेंस दिया जाता तो चेकिंग होती है? देखिए, लाइसेंस कितनों के हैं कितनों के नहीं है तो जांच पर पता चलेगा, लेकिन ये सब जो विभाग हैं उनकी मिलीभगत से ही चल रहे हैं, और इनकी पूरी तरफ से सुरक्षा के लिए तो जांच कम से कम होनी ही चाहिए, बिना मिलीभगत के तो चल नहीं सकते।
सर एक बार अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम हरिंदर शर्मा है जी, क्या हालात है आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी जाए, किस तरीके से लगातार गैर कानूनी तरीके से गेस्ट हाउस चल रहा है, क्या कहेंगे? देखो जी, बात आसरा की नहीं है और पूरी दिल्ली की बात की जाए तो जितने भी गेस्ट हाउस और ये छोटे वेंगट हॉल चल रहे हैं या अपने छोटे हॉस्पिटल चल रहे हैं, 100% नाजायज चल रहे हैं ये। अभी आपने पिछले कल की खबर सुनी होगी आपने, जिसमें 21 आदमी की जान गई। उससे 6 महीने पहले करीब 7-8 बच्चों की जान गई। उससे पहले मुखर्जी नगर में एक उसमें मकान में आग लगी थी, उसमें भी करीब 2-4 लोगों की जान गई। और यहाँ पे वही माहौल बना हुआ है हमारे असर के अंदर भी। हमारे असर के अंदर ये मंडी का गेट है, बिल्कुल एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और यहाँ जहाँ हम खड़े हुए केवल पार्क में खड़े हुए हम लोग, और केवल पार्क के अंदर 50 गज से लेकर 100 गज से 100 गज से 150 गज से गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और मैं नहीं मान सकता, शायद इनके परमिशन होगी और मेरे 99% गारंटी मैं ले रहा हूँ ये सारे मकान वन साइड होंगे। अगर कोई बड़ा, भगवान ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जो मालवीय नगर में हुआ है ये यहाँ पे भी हो सकता है। तो क्या किसकी लापरवाही कहेंगे सर, सरकार के कहेंगे या प्रशासन के कहेंगे? देखो ये सरकार प्रशासन दोनों एक ही चीज है, जिम्मेदारी दोनों की पड़ती है। प्रशासन सरकार हमें नहीं पता कि प्रशासन किसे कहते हैं और सरकार किसे कहते हैं। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं तो कानून कर दो, जिसका काम है उनको काम करना चाहिए। जैसे कि लाइसेंस देने की जिम्मेदारी किसकी है, लाइसेंस पे रहना चाहिए। क्षेत्र में इंक्वायरी का हमारे क्षेत्र में क्या काम कर रहा है और पुलिस की, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए और निगम की भी होनी चाहिए, विधायक की होनी चाहिए। और जो हमारे लोकसभा क्या कहते हैं संसद जीत के जाते हैं उनको पता होना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। इनको सब पता होने बोलते फिर भी लापरवाही हो रही है और दिल्ली के अंदर बड़े हादसे हो रहे हैं। अभी कल हम न्यूज सुन रहा था कि पूरे साल के अंदर कम से कम 7-8 हजार लोग जल के मरते हैं। और करीब मेरे ख्याल से जो कल भी न्यूज सुना था मेरा न्यूज के अंदर ही कि साल के अंदर 20 मकानों में आग लगती है जो नाजायज होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये? तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही के कारण सरकार के आप कह सकते हैं या डिपार्टमेंट के कहें या अधिकारी के कहें? सर सरकार और प्रशासन दोनों एक ही चीज है हमारे लिए। तो हमें तो काम चाहिए, भाई कोई भी क्षेत्र में काम हो रहा है उसकी सूचना तो दिल्ली पुलिस को होनी चाहिए ना जी, या हमारे एरिया को पता होना चाहिए, या आग बुझाने वाली उनको होना चाहिए। अब यहाँ जाकर देखो किसी सिलेंडर नहीं मिलेगा आग बुझाने वाला, या 2 साइड नहीं मिलेगा, ओपन नहीं मिलेगा यहाँ पे। जबकि तो कोई भी अपने नर्सिंग खुल रहे हैं, अब यहाँ चले दूर मत जाओ, नर्सिंग खुले बड़े छोटे 200 उसके अंदर 150 उसके अंदर कोई बड़ा हादसा कर रहे हैं। कोई बड़ा हादसा होगा तो मीटिंग बैठा देंगे, मीटिंग बैठा के काम खत्म कर देंगे। और ज्यादा क्या करें, 1000-2000 रुपए के खिलाफ लाख 2 लाख मुआवजा दे देंगे और मुआवजा देकर लोग पब्लिक के मुंह बंद करवाते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेश कुमार गोयल है और मैं RWA आदर्श नगर एक्सटेंशन का प्रेसिडेंट। सर ये मंडी की बात करी जाए, या आप देख सकते हैं बैंक वाले की गली में अवैध तरीके से पार्किंग चलाया जा रहा। यहाँ मंडी के व्यापारियों की आए दिन कोई ना कोई हादसा होते रहता है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए, अवैध तरीके से पार्किंग चलाया जा रहा, क्या किसकी जिम्मेवारी बनेगी सर? ये अवैध पार्किंग है कि नहीं ये तो मालूम नहीं, ये जांच का विषय है। 1-2 बार इधर पोस्ट ऑफिस है, 1-2 बार उसमें आना हुआ नॉन डिलीवरी पे और डिलीवरी लेने के लिए, तो पार्किंग के मुश्किल से 5 या 10 मिनट स्कूटी खड़ी करने के भी चार्ज किए। तो अगर ये अवैध पार्किंग है तो बंद करी जाए और ये जांच का विषय है, ये देखा जाए कि क्या होता है। लोकल का आदमी पोस्ट ऑफिस आता है और 2-4-5 मिनट खड़ी करता है अपनी स्कूटी, उसके लिए उसको पे करना पड़ता है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो क्या ये जिस तरीके से आपने कहा कि 10 मिनट खड़ा किया, पैसे करा, क्या उसका पर्ची दिए थे? कोई पर्ची नहीं देते। तो अगर पर्ची नहीं देते तो आपको गाड़ी, सर इतना टाइम कहाँ होता है कि बहस करे लड़े। तो क्या ये मंडी के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन बताया नहीं कि ये पार्किंग वैध है या अवैध है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि यहाँ काफ़ी बैंक है या लोगों के आना जाना होता है, सुविधाजनक की बात करी जाए कोई सुविधा नहीं है। सुविधा तो आप देखो ना, दिखाओ इधर, सुविधा तो दिख रही है। 2 मिनट की बारिश में क्या हाल है, इधर गंदगी का ढेर है और पानी भरता है, बुरा हाल है। कितनी समस्या होती है गंदगी से, और पता नहीं पैसे क्यों लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में अव्यवस्था का आरोप, व्यापारियों ने APMC अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। फॉर्म और शेयर आवंटन न होने से सड़क पर माल लगाने को मजबूर व्यापारी, जाम और भ्रष्टाचार के आरोपों से बढ़ा विवाद।
राजधानी दिल्ली स्थित एशिया की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में अव्यवस्था और जाम की समस्या को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का आरोप है कि एपीएमसी अधिकारियों की लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार के कारण उन्हें निर्धारित स्थान और शेड उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे वे सड़क पर माल लगाने को मजबूर हैं। इसका सीधा असर मंडी की यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है और आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी व्यापारियों के अनुसार सेट नंबर 16 सहित कई स्थानों के आवंटन को लेकर वर्षों से समस्याएं बनी हुई हैं। उनका कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद एपीएमसी अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। व्यापारियों का आरोप है कि पहले जहां पर्ची शुल्क करीब 11,000 रुपये था, वहीं अब लाखों रुपए की मांग किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि प्रतिदिन 5 से 6 बड़े ट्रक माल लेकर मंडी पहुंचते हैं, लेकिन पर्याप्त जगह न मिलने के कारण माल सड़क पर उतारना पड़ता है। इससे मंडी के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में भारी जाम लग जाता है। फलस्वरूप ग्राहकों, मजदूरों और अन्य व्यापारियों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सड़क पर अवैध रूप से माल लगाने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन न तो प्रशासन और न ही संबंधित विभाग इस दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो यह विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। व्यापारियों ने दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि मंडी में स्थान आवंटन, यातायात प्रबंधन और व्यापारिक सुविधाओं को लेकर तत्काल निर्णय लिया जाए, ताकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी में व्यापार और आम जनता दोनों को राहत मिल सके। क्या नाम है सर? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद जी, क्या समस्या आ रहा है कि आप लोगों को रोडों पे माल समस्या हो रही बाबूजी, एपीएमसी भ्रष्टाचार करी, हमें फल ही नहीं दे रही है। रोड सड़क पे माल चल रहा है, 8-10 गाड़ी हमारे आ रही है, माल जगह नहीं मिल रही है। समस्या है, फल ही नहीं दे रहे हैं हमें। अब रोडों पे माल बेच रहे हैं, कहाँ जाए बताइए आप? एपीएमसी देते हैं करोड़ों रुपए की। एपीएमसी क्यों अधिकारी क्यों नहीं दे रहे? अधिकारी को कई बार सप्लाई कर दिया, देने को तैयार ही नहीं है, मानने को चल रहे नहीं। बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है? हमको जगह की समस्या है, फल अलाउटमेंट होते हैं हर साल, अब क्यों नहीं दे रहे हमें? ये 16 नंबर साइड पक्के हमके नखलों के लिए देते हैं, हम व्यापारी लोग कहाँ ले जाए बताओ? इतना रुपया एडवांस बढ़ाओ, कहाँ जाएंगे लोग? अभी सारा माल हमारे रोड पे बिक रहा है सब। सर, कितने अलॉटमेंट का कितना रेट होता है एक फल के लिए आप लोग लेने? कम से कम एक जिसके जगह माल आता है, माल के हिसाब से 1.5 फल 1 फल मिलता है। ये 16 नंबर शहर में 15-16 खंबे हर साल मिलते थे। इस साल एपीएमसी सुनी नहीं रही किसी की भी बात। अच्छा, बात करी जाए, जैसे आपने कहा भ्रष्टाचार की, तो कितने की लागत होती है आप लोग देना पड़ता है जी? पैसे कितने देने पड़ते हैं फल के लिए? तो हमें पर्ची कटती है हमारी, 11,000 की कटती थी, अब हमसे लाख 50-50 हजार रुपए मांग रहे, कहाँ से लाके देंगे? क्या करेंगे बताइए? कितना खर्चा है, क्या है? अभी तक आम की बात करेंगे, आम की सीजन लगातार चल रहा है, जी गाड़ी उतर रही है। हमारे पास 6 गाड़ियाँ थी आज। अच्छा, हमारी कितनी समस्या हो रही है आप लोग? बहुत समस्या, धूम में पड़े, सारे माल बिके, व्यापारी को माल ही नहीं बिके पड़े माल। तो आप लोग कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं? बताओ कैसे मेंटेन करेंगे बताइए आप? एपीएमसी हमारी बात ही नहीं सुन रही है। एपीएमसी के अधिकारी से बात हो गई, क्या बोले उन्होंने? और कोई जवाब ही नहीं देते, तो कहते हैं ठीक है करेंगे। अच्छा, तो आप लोग ये रोडों पे बेचने का मजबूर है? मजबूरी में बेचना पड़ा, माल कहाँ लेके जाएंगे बताइए आप? कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या हो रही है, धूप में बैठे, बिल्कुल पूरी धूप में, देखिए आप। क्या नाम है सर? मोहम्मद नफीस। अभी जी क्या समस्या हो रहा है एपीएमसी के अधिकारी? एपीएमसी जो है अभी फल बांट नहीं रही है, और यहाँ पर ये लाखों के लोग, करोड़ों के माल जले जाते हैं लोगों के। एपीएमसी की चूक है, ये थोड़ा सा फल बांट नहीं रही है। वो अगर हमें बांट देगी तो ऊपर बेच लेंगे, धूप में माल बेचना पड़ता है। ये क्या रीजन है कि आप लोग नीचे रोडों पे लगाना पड़ता है? अरे ऊपर हम कोई शौक से थोड़ा ही ना बेच रहे हैं यहाँ पर। क्यों बेचना पड़ रहा है? हमें तो आप फल अलॉट हो जाएंगे तो ऊपर बेचने लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? तो फल अलॉटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या रीजन आ रहा है? बस रीजन तो देखो, हम जाकर बात करते हैं, कोई रीजन नहीं होता, कल देंगे, परसों देंगे, तरसों देंगे, इतनी बात करते हैं खाली। कितने व्यापारी हैं जो रोडों पे माल बेच रहे हैं? तकरीबन मान लो ये 100 है व्यापारी। जो लखनऊ का काम रनिंग पे चल रहा है वो सिर्फ 10-12 है। वो सिर्फ 10-12 है जो रनिंग पर चल रहा है। कौन कौन सी आइटम आ रहा है अभी आम की बात? दशहरी आ रही है अभी तो फिलहाल लखनऊ, अब शुरू हुआ है, स्टार्टिंग है, 1 हफ्ता हुआ है, अभी चालू है। इसकी वजह से कितनी आप लोग की समस्या हो रही है? समस्या तो देखो, आप देख लो, आप गर्मी का मौसम चल रहा है, जून चल रही है, तो इसमें तो गर्मी होती है। दिक्कत तो लेबर से लेके और आड़ती सबको ही होती है, आड़ती लोगों को भी होती है। इसमें एपीएमसी अधिकारी कोई
एपीएमसी अधिकारियों से बात होती है, वो डेली कह देते हैं कल बांटेंगे, कुछ सुविधा बना रहे हैं आप। क्या पैसे से क्या कोई दिक्कत आ रही है? पहले ऐसी कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। ये जिस दिन अलॉट करेंगे सबको मिल जाएगा। अच्छा, कहाँ पे अलॉटमेंट करने के लिए? 16 नंबर के लिए हम यहीं बेचते हैं, तकरीबन पिछले 5-7 सालों से बेच रहे हैं, तो यहीं मिलना चाहिए हमें। तो हम तो यहीं पर ही बेचते हैं, तो हमें यहीं मिलना चाहिए। हमें कहीं और क्यों भेजा जाए? कहीं और भेजा जाएगा तो हमें दिक्कत आएगी माल बेचने में, क्योंकि ग्राहक सारा यहीं पर ही होता है। नहीं देने के क्या कारण है? नहीं देने का कारण तो हम तो जाते हैं, हम जैसा बता दिया जाता है हम वैसे ही मानते हैं। यहाँ कौन बैठा हुआ 16 नंबर पे? 16 नंबर पे अब ये सब हम सब बेच रहे हैं ना। ये जितने 10 आदमी हैं ये 16 नंबर पर ही बेच रहे हैं। तो ये क्या खाली नहीं है जो 16 नंबर पे आपका खाली है? ये अलॉटमेंट करते हैं, उसमें क्या है? कुछ अमरूद वाले बैठे हैं ऊपर, नीचे आम वाले बैठे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या नाम है सर? रईस अहमद। रईस जी, क्या समस्या हो रखा है? आप लोग रोड पर माल बेच रहे हैं, समस्या से ट्रैफिक जाम होता है। समस्या ही समस्या है जी, क्योंकि हम जो लोग हैं यहाँ पे लॉकडाउन से इधर आ गए थे और प्रशासन ने किया था, उसके बावजूद अब हमें टाइम पे फल नहीं मिलते हैं, हमारा आम खराब हो जाता है। ये परेशानी सबसे ज्यादा है। आप लोग नीचे लगाते कितनी समस्याएं हो जाती है? सारी समस्या देखो, काले पड़ गए, घर वाले भी पहचानने से इनकार कर देते हैं, ऐसे भूत होकर जाते हैं मंडी से। बिजनेस की बात करी जाए, अभी आम के सीजन है, आम की गाड़ी लगातार आते रहती है, आप लोग का माल कहाँ उतारना पड़ रहा है जो रोडों पे बेचने पे मजबूर है? देखो जी, रोड पे जगह तो दी नहीं है अभी हमें, एपीएमसी ने जगह देंगे तो हम जरूर ऊपर ही लगाएंगे और हम धूप से भी बच जाएंगे। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? और क्यों नहीं मिल रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? अब ये तो दिक्कत वही एपीएमसी वाले बता सकते हैं जी। हम तो 3-4 बार मीटिंगों में गए, हमें आश्वासन यही मिला आज शाम को हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, लेकिन कोई समाधान हमें दिखाई नहीं दे रहा। एनईईटी महाघोटाले ने ली एक और छात्र की जान। न्याय के लिए परिवार पहुंचा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलने। देश में एनईईटी परीक्षा के पेपर लीक और भ्रष्टाचार की दीमक अब छात्रों की जिंदगी निगलने लगी है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक होनहार छात्र प्रदीप मेघवाल की मौत ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता को झकझोर कर रख दिया है। वहीं इंसाफ की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार पर पुलिस द्वारा की गई कथित बर्बरता और जाति सूचक अपमान के बाद मामला अब पूरी तरह गर्मा गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार से मिले थे। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पास पहुंचा, जहां उन्होंने पत्र देकर इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप, सीबीआई जांच और दोषी पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है और कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो इसकी भी अपील की है। पीड़ित परिवार और सहयोगियों का कहना है कि घटना के बाद जब पीड़ित परिवार और समाज के लोग सीकर के एसके हॉस्पिटल मोर्चरी के सामने शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे तो सुरक्षा देने वाली पुलिस ही भक्षक बन गई। आरोप है कि थानाधिकारी सुनील जांगिड़ और राजेश बुड़ानिया ने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया, बल्कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया, महिलाओं और मृतक की बहनों के साथ हाथापाई और अभद्र व्यवहार किया। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सौंपे गए ज्ञापन में 8 सूत्रीय मांगे रखी गई, जैसे सीबीआई जांच, प्रदीप मेघवाल की मौत और एनईईटी पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक या सीबीआई जांच हो। आज रामविलास जी पासवान जो हमारे आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय नेताजी, जिनके नाम दलितों के बहुत बड़े मसीहा थे, वो उनके बेटे चिराग जी पासवान कैबिनेट मंत्री से हम मिल रहे हैं। उन्होंने बुलाया क्योंकि हमने पहली बार राजस्थान के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी की उदयपुर वाटी विधानसभा से हमने विधायक की सीट दी थी। अब राजस्थान से सारे लोग, पूरे राहुल गांधी जी वहाँ पर हमारे से मिल चुके हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी मिल चुके हैं, सचिन पायलट जी मिल चुके हैं और देश के तमाम नेता, बसपा, सपा, लोजपा, जितनी पार्टियां वो सब मिल रही है। लेकिन हमारी जो मांग है वो मुख्य तौर पर संघर्ष कमेटी की ओर से सब हम लोग कह रहे हैं कि जब तक प्रदीप के परिजनों को, नीट स्टूडेंट हमारे प्रदीप माहिज को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक न हम सोएंगे न सोने देंगे। और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सारे हमारे जारी रहेंगे जब तक। चिराग पासवान जी क्या मांग कर रहे हैं, क्या करते हैं? मैं तो यही मांग कर रहा हूँ कि हमें आश्वासन दिया था कि आपको न्याय मिलेगी और न्याय के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं तो यही चाह रहा हूँ कि मैंने तो मेरा प्रदीप खो दिया, लेकिन आगे के लिए ऐसा कड़ा कोई दूसरा प्रदीप न जाए, इसके लिए तगड़ा कोई कानून बने कि आगे के लिए और प्रदीप न बने। ठीक सर। सर क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले पर?
मैं सूरज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी राजस्थान हूँ। और इसी कड़ी में हम जैसे ये घटना घटी तो उस समय हम इनके घर पे जाकर आए। उस टाइम माननीय मंत्री महोदय चिराग पासवान जी से भी हमने फ़ोन पे बात इनकी राजेश जी की प्रदीप के पिताजी से कराई थी। और उसी कड़ी में उन्होंने हमको यहाँ बुलाया है कि वो यहाँ पे इनसे सबसे बात करके और सीएम से बात करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि इनको पूरा न्याय मिले। जिस तरह से पासवान जी भी दलितों के मसीहा थे, उस तरीके से ही माननीय चिराग पासवान जी भी दलितों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो उसी संदर्भ में उन्होंने बुलाया है कि इनको लेके आओ और इनको माननीय चिराग जी ने कहा है कि इनको न्याय दिलवाएंगे। ठीक है सर। छोटे भाई प्रदीप मेघवाल की जो सीकर राजस्थान में हत्या हुई, उस हत्या को लेकर आज 17वां दिन है। हम लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। कारण ये है कि प्रदीप दलित समाज से आता था, इसलिए ये सरकारें उसकी सुध नहीं ले रही। माननीय महामहिम राष्ट्रपति से लेके राज्य के मुख्यमंत्री तक सबको हमने ज्ञापन भेजा है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, फोन पे बात की, आश्वासन दिया। पर आज हम एक न्याय की उम्मीद लेके दलितों के मसीहा आदरणीय रामविलास पासवान जी के और मोदी जी के अनुमान चिराग पासवान से न्याय की उम्मीद लेके आए हैं। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूरज कुमार जी हमारे साथ हैं, जो राजस्थान को देखते हैं। प्रदीप के ये पिता है, इनके एक बेटा और 3 बहनें थी। इकलौता चिराग घर का चला गया। चाहते हैं कि इसमें न्याय मिले। कल सुबह 6:30 बजे प्रदीप के घर से अस्थियां लेके हम राजस्थान, हमारे जयपुर का कैपिटल है, जयपुर राजस्थान का कैपिटल है, वहाँ सीएम हाउस का घेराव करेंगे या जंतर मंतर शहीद स्मारक पे धरना देंगे। पैदल इसकी अस्थियां लेके जयपुर के लिए कल सुबह निकलेंगे। ये सरकार नहीं सुनती है तो जयपुर की रोडों को जाम करेंगे। मुआवजे भी की कोई मांग वगैरह? इसमें 2 करोड़ रुपए का मुआवजा। हम जब सीकर की मोर्चरी में प्रदीप की हत्या होने के बाद में मोर्चरी में जब शव था, उस शव को लेकर हम न्याय की मांग कर रहे थे। सीकर प्रशासन के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार के साथ, हमारी संघर्ष कमेटी में के साथ हाथापाई मारपीट की नौबत आई। उसको लेकर भी राज्य सरकार को बार बार ज्ञापन दिए हैं कि उन अधिकारियों को आप बर्खास्त करो। पीड़ित मृतक के राजेश के 3 बहनें हैं, तीनों बहनों को राजकीय खर्चे पे पढ़ाई लिखाई कराई जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और SC/ST एक्ट के अंदर पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उपखंड अधिकारी सीकर, उप अधीक्षक है सीकर, 2 पुलिस इंस्पेक्टर, उनको तुरंत प्रभाव से सरकार बर्खास्त करे। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आज सुबह अचानक रेस्टोरेंट में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई और कई लोग रेस्टोरेंट के बेसमेंट में फंस गए। आग की सूचना दिल्ली दमकल विभाग को लगभग सुबह 8:50 पर दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दमकल विभाग के द्वारा बेसमेंट से 3 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिन्हें कैट एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग और इस रेस्टोरेंट में फंसे हो सकते हैं। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग लगातार जुटे हुए हैं। हमारे वहाँ 6 नाइट में रुके हैं। 2 मॉर्निंग में वोल्वो से आए, धौलाकुआ से, वहाँ से जयपुर से, अजमेर से, वो भी दोनों गुजर गए। हमारे 8 के 8 मर लिए। 2 हमारे रिकॉर्ड नहीं हो रहे, कहाँ है उनका पता नहीं है। एक बेटी और एक पोती देवती मेरी 2 हैं। तो कितने साल की है क्या बता दिया यार, कब 50 से बताएं क्या? कोई बात सही है आपकी, हम जान समझ सकते हैं। 42 इयर्स की तर्जनी अग्रवाल है। अच्छा। एक उसकी बरिया है 18 साल की, एक है जिविशा अग्रवाल 20 इयर्स। वो बेंगलोर से कल ही 4 बजे बुलाया था हमने। दोबारा लो सर, ये जो घटना हुई है इसके बारे में देखिए। ये सुबह 9 बजे के आसपास की घटना है और यहाँ बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। जो लोग पेशेंट आते हैं, उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं और कहीं रेस्टोरेंट से नीचे से कहीं से आग लगी है और
आग ने थोड़ा काफ़ी तेज़ी से रौद्र रूप धारण किया, लेकिन उसी समय हमारा पूरा डिपार्टमेंट, चाहे वो डीएम थे, एसडीएम थे, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट था, फायर डिपार्टमेंट था, एमसीडी था, सब लोगों को हमने अलर्ट कर दिया था। और हमारे कार्यकर्ता भी, हमने सबको ऑडियो मैसेज भेज करके कार्यकर्ताओं को बुलाया, रजाई गद्दे नीचे रख करके कुछ लोगों को जम करा सकते थे, जम कराया। तो जो रेस्क्यू मैनेजमेंट सरकारी स्तर पर और संगठन के स्तर पर जितना हम कर सकते थे वो हमने किया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ कैजुअल्टीज हुई हैं। सुनने में आया है कि बीएनबी का लाइसेंस कोई उनके पास था। अधिकारियों को हमने कहा है कि जो भी बाकी सारी जानकारी है वो इस पर लेंगे, और जिन्होंने भी मिसलीड करके लाइसेंस का मिसयूजेस किए हैं उसके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस तरह के जो बिल्डिंग ओनर्स हैं, जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये ना हो आगे, इस तरह की घटनाएं ना हो। और हम सुबह से ही यहाँ पर आए। कितने लोग की अभी कैजुअलिटी और कितने घायलों? लगभग जो 7-8 लोग तो हॉस्पिटल में है। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है, और 3-4 कैजुअलिटीज़ का, 4-5 कैजुअलिटीज़ का सुनने में आया है। एग्जैक्ट नंबर इमीडिएटली मैं आपको भी नहीं बता सकता। क्या नीचे रेस्टोरेंट चल रहा था और ऊपर? सुनने में आया कि रेस्टोरेंट नीचे था और वहीं से फैली। फिर BSES ने भी बहुत अच्छा काम किया कि तुरंत कनेक्शन काट दिया, वरना ये आग बहुत ज़्यादा फैल जाती। लेकिन अब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दुखद है, लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक। दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र को दिल्ली सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक महत्वपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के पूरा होने के बाद रोहिणी और आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंत्री रविंद्र इंद्राज और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस महत्वाकांक्षी ड्रेनेज सिस्टम परियोजना का उद्घाटन किया। यह ड्रेनेज सिस्टम रोहिणी सेक्टर 20, सेक्टर 21, सेक्टर 22 और जैन नगर सहित कई इलाकों को जोड़ेगा। करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना को आधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह ड्रेनेज सिस्टम न केवल मौजूदा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आने वाले लगभग 50 वर्षों तक क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेगा। मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य अगले 6 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके शुरू होने के बाद बरसात के मौसम में होने वाले जलभराव की समस्या से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी में जलभराव की समस्या को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए इस तरह की आधुनिक ड्रेनेज परियोजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। बवाना विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुई यह परियोजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध ढांचों को हटाया गया। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस के जवान बड़ी संख्या में मौके पर तैनात रहे। अधिकारियों की निगरानी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। राजधानी दिल्ली में MCD का स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के रोहिणी ईस्ट इलाके में MCD मेयर प्रवेश वर्मा ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। अपने गृह क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर इलाके में चल रहे सफाई अभियान का निरीक्षण किया और लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। रोहिणी ईस्ट में आयोजित इस विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान मेयर प्रवेश वाही ने सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ MCD अधिकारी और सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे। मेयर ने कहा कि पूरी दिल्ली में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राजधानी को कूड़ा मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि घरों और बाजारों से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करना बेहद जरूरी है, ताकि रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। मेयर ने बताया कि जो कचरा रिसाइकिल किया जा सकता है, उसे अलग प्रोसेस किया जाएगा,
जबकि बाकी कचरे के निस्तारण के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि दिसंबर तक दिल्ली में कूड़े की समस्या को काफी हद तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान मेयर ने सफाई कर्मचारियों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली को साफ और सुंदर बनाने में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। देखिए, प्रतिदिन हमारे दिल्ली के कोने कोने में स्वच्छता अभियान चल रहे हैं। हमने अनेक क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया। आज तो हमने, हमारी उपायुक्त मैडम भी साथ हैं, हमारे सभी अधिकारी, हमारे कर्मचारी भाई, और ये प्रतिदिन स्वच्छता करते हैं। लेकिन हर दिन हम कोई ना कोई क्षेत्र में स्वच्छता सघन अभियान हम चलाते हैं। उसके अंतर्गत आज हमने 8 सेक्टर में, उससे पहले जो हमारे सेक्टर 13 की सोसाइटी है, वहाँ हमने एरो बिन दिए हैं जिसमें गीला और सूखा कूड़ा पृथक करने के हमने जो है वो बिन दिए, जिसमें कि जो सेग्रीगेट करके कूड़ा जो है गीला, धीरे धीरे उसका निस्तारण जो है वो खाद के रूप में हो जाएगा, और जो रिसाइकलिंग वाला कूड़ा है, कचरा है, वो वहीं पे उसका निस्तारण हो जाएगा। इससे हमारे जो कूड़े के पहाड़ है उसकी भी जो वहाँ पर जो आवक है वहाँ पर कूड़े की वो कम होगी। इसके साथ साथ हमने वहाँ मशीनरी बढ़ाई है जिससे कि कूड़े के पहाड़ हम दिसंबर तक कम या खत्म करने के कगार पर हैं। देखिए, हम पूरी दिल्ली में हमने राजेंद्र नगर, हमने बलसवाल एंड फील्ड और अनेक क्षेत्रों पे हमने दौरे किए, पहाड़गंज और करोल बाग, हमने कई दौरे किए। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने क्षेत्र में भी यहाँ पे वस्तु स्थिति को देखते रहे, और यहाँ स्वच्छता अभियान हमारे RAA के लोग भी हैं हमारे साथ और कई लोग हैं, तो इनके साथ हम स्वच्छता अभियान इसलिए करते हैं कि ये क्षेत्र भी अछूतादार रहे और लोगों में अवेयरनेस भी रहे। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये समय समय पर अभियान हम चलाते हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अवेयर हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और इसके साथ साथ जो है आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो सेग्रीगेशन है वो मस्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किए हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं, इनको चालान या इन पे सख्ती करके हम किसी चीज को नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और इस अभियान में हमारा साथ दे रहे हैं। मुझे देखिए, दिल्ली में जो डंपिंग पॉइंट है वो खत्म किए गए हैं, उसको बनाए नहीं गए, लेकिन जहाँ पे पुराने हैं उनको धीरे धीरे वहाँ पे हम कंपैक्टर वगैरह लगा के उनको समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा, लोगों का भी सहयोग चाहिए। जैसे कि रोहिणी जोन इलाके में मंगोलपुरी आता है, मंगोलपुरी में सारा कूड़ा ये उधर डाला जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे कंपैक्टर लगे हुए हैं। मंगोलपुरी जो है खुद अपने आप में एक सघन पॉपुलेशन जो है क्षेत्र है, वहाँ भी कूड़ा काफी निकलता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। चोरी के तार बरामद करने गए पुलिसकर्मी ने व्यापारी पर तानी पिस्टल, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के ककोर कस्बे से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पुलिस की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मामला ककोर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस की एक टीम चोरी के विद्युत तार बरामद करने के सिलसिले में एक स्क्रैप व्यापारी के यहां पहुंची थी। पुलिस का दावा है कि हाल ही में पकड़े गए चोरों ने पूछताछ के दौरान इस स्क्रैप व्यापारी का नाम लिया था, जिसके आधार पर पुलिस उसे हिरासत में लेने गई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने व्यापारी को हिरासत में लेने की कोशिश की, स्थानीय व्यापारियों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और हंगामे के बीच एक सिपाही ने अपनी पिस्टल बाहर निकाल ली और उसे व्यापारियों की तरफ तान दिया। सिपाही के पिस्टल तानने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई है। थाना ककोड़ के कस्बे से संबंधित एक वीडियो संज्ञान में आया है। जांच से यह जानकारी हुई कि कल दौरान पुलिस गश्त 3 संदिग्ध नवयुवक पकड़े गए थे तथा उनके पास से चोरी के औजार भी मिले थे और गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कस्बे के ही एक निर्माणाधीन घर से उन्होंने तार चोरी कर कस्बे के ही एक व्यापारी को बेचा है। अग्रिम पूछताछ व कार्रवाई हेतु तो पुलिस उस व्यापारी के पास गई, लेकिन तभी वहां पर अन्य उग्र व्यापारियों द्वारा काफी विरोध किया गया। अपने सुरक्षा हेतु पुलिसकर्मी ने पिस्टल निकाल लिया। घटना के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
थाना आनंद पर्वत इलाके के मिलिट्री रोड सीएनजी पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी और साइड में खड़े 2 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें से 3 लोग पास के अस्पताल में उनका भर्ती कराया, जिसमें एक की हालत जो काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी महिला ड्राइवर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और जिसकी कर में बस ने टक्कर मारी है, उनका कहना है कि कई गाड़ियों में टक्कर मारती हुई यहां तक आई है बस और बस की स्पीड काफी तेज थी एवं महिला ने कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण जो है यह बस बेकाबू हो गई और कई लोगों को टक्कर मारती है, यहां आकर की डिवाइडर में टकराई है, जिससे और बड़ा हादसा होने से बच गया है, वरना और बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल कई लोगों को टक्कर मारी थी, जिसमें 2 से 3 लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने उनका जीवन माला हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। अशोक कुमार। अशोक, कितने बजे की लगभग घटना है और कितनी तेज रफ्तार है? 10-11 बजे के बीच में थे। कितने स्पीड बहुत थी और कई गाड़ी ठोक दी उसमें। कितने लोगों को चोटें आई होगी? 5-6 लोग का चोट आ गया। 5-6 लोगों को चोटें आई है। स्कूटी में सवार थे जो लोग, जिन लोगों को? हाँ, सवार थे। वो एक तो ज्यादा सवार था, उसमें सीने में चोट आ गई और हॉस्पिटल गया। तो कहाँ के रहने वाले थे जिनको चोटें आई? अभी ये नहीं पता कहाँ के रहने वाले, ये नहीं पता। कुछ बिहार के थे, कुछ यहीं के थे, लोकल। यही लोगों को चोटें आई? हाँ। महिला ड्राइवर थी? महिला ड्राइवर। नाम बताना। पवन कौशिक। पवन जी, कितने बजे की घटना है और कितनी तेज रफ्तार रही होगी इसकी? सर, ये अभी मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे पहले की घटना है और बस की रफ्तार तो मैं इतना बता नहीं पाऊंगा कितनी थी, लेकिन तेज थी। कितने लोगों को टक्कर मारी कई गाड़ियां? 2 लोग हैं और मेरे ख्याल से 2-3 स्कूटी है, एक गाड़ी है बड़ी। बता रहे लोग पीछे से भी मारती है टक्कर आई? हाँ, हो सकता है सर, हम तो दुकान के अंदर थे, हम बता नहीं पाएंगे पीछे जा तो। काफी लोगों को? हाँ, आई है। ड्राइवर महिला थी? महिला थी जी। जो घटना है यहाँ पे क्या लगता है पुलिस की तरफ से क्या रहती है? ट्रैफिक पुलिस कभी कभी होती है, बाकी दिखाई नहीं देती, बाकी कम ही होती है सर। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की सुरक्षा पर सवाल, अंदर चल रही अवैध दुकानों से बढ़ी चिंता, यात्रियों की कड़ी जांच, लेकिन बस अड्डे के भीतर खुलेआम बिक रहा सामान, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के आरोप। राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि बस अड्डे के अंदर कई दुकानें और अस्थायी स्टॉल गैरकानूनी तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, जहां खाने पीने की वस्तुओं से लेकर मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य सामग्री खुलेआम बेची जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आम यात्रियों के बस अड्डे में प्रवेश के दौरान उनकी और उनके सामान की कड़ी जांच की जाती है, तो फिर बड़ी मात्रा में व्यापारिक सामान अंदर कैसे पहुंच रहा है? स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप यह भी है कि कुछ अज्ञात लोगों के माध्यम से अवैध रूप से सामान की सप्लाई कर दुकानों का संचालन कराया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। यदि सुरक्षा जांच के बावजूद इस प्रकार की गतिविधियां जारी हैं, तो यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। स्थानीय व्यापारिक संगठनों और मार्केट प्रतिनिधियों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं। कोई इसे दिल्ली सरकार का विषय बता रहा है, तो कोई पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी मान रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकता है। ऐसे में आवश्यक है कि दिल्ली सरकार, पुलिस प्रशासन और संबंधित एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच कर यह स्पष्ट करें कि बस अड्डे के भीतर चल रही इन गतिविधियों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। मेरा नाम सर मुकेश कुमार गुप्ता है जी। मुकेश जी, इंटरनेशनल बस अड्डा है और यहाँ देखा गया है कि बसों के लगातार संख्या बढ़ती है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या यह है कि बस अड्डा के अंदर खुलेआम सामान बिकता है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए, छोटी छोटी सामान अंदर नहीं जा सकता, तो इतने बड़े बड़े सामान थैले भर के जा रहा है। आप यहाँ के प्रधान है, क्या कहेंगे? सर, ये सरकार की मिली भगत है। दिल्ली सरकार का कोई भी महकमे का, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के किसी भी महकमे का कोई भी अधिकारी नौकरों से कुछ भी कहने से बचता है। दिल्ली पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचता है। ये बस अड्डे अंदर होकरों का एक ठेका हो गया, एक बोली जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसी को दे दी जाएगी
ये सिस्टम हो गया। ये भी 2023 में LG साहब आए थे विनय सक्सेना, बस अड्डे का दौरा करा था उन्होंने, तो जो जितनी भी अंदर की दुकानें थी सब जो टेंडर उन्होंने रद्द कर दिया था। उसके बाद से ये दलालों की एक उगाई का अड्डा बन गया। इसमें जो भी दलाल आता है कहीं से भी आया बोली लगाता है, उसी हिसाब से उसकी बोली सेट हो जाती है और वो काम करता है। एक एक ठिए के अरावल पे 4-4 हजार रुपए लिए जाते हैं 24 घंटे के। 24 घंटे का 4,000 रुपए लिए जाते हैं। और अभी जिसके पास ये टेंडर गया है उसका नाम रिंकू है, ये सुमित। और हाँ जी, तो ये टेंडर लेते हैं क्या गवर्नमेंट से लेते हैं कि क्या ये प्राइवेट है? नहीं जी, ये सरकार की, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की मिली भगत से, दिल्ली पुलिस की मिली भगत से ये टेंडर जो प्राइवेट लोगों को दिया जाता है, ये उगाई करके दिल्ली पुलिस को और दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को देते हैं। ये सुरक्षा के हिसाब से कोई भी हथियार, कोई भी चीज बस अड्डे के अंदर खुलेआम जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है उनकी, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई चेकिंग है। बस अड्डे के अंदर चले जाइए, आम आदमी की तो चेकिंग होगी, लेकिन जब इस बस अड्डे के अंदर से चिप्स, कुरकुरे, पूरे के पूरे पैकेट कार्टून जाते हैं, चाहे कार्टून के अंदर कोई कुछ भी तरह से स्मैक, गांजा, RDS कुछ भी रख के भेज सकता है, कोई इन लोगों की तलाशी नहीं, क्योंकि इनकी दिल्ली सरकार से इन दलालों की सेटिंग है। सबसे अंदर देखा गया है कि मोबाइल के साथ में डाटा का हर एक इलेक्ट्रिक सामान अंदर बेचा जा रहा है। क्या कहेंगे, किसकी मिली भगत से ये फल खुल रहा है? क्या पुलिस प्रशासन की मिली भगत है या सरकार की लापरवाही है? सर जी, सरकार की लापरवाही तो है ही है, घोर लापरवाही है। और दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट विभाग की उससे भी बड़ी लापरवाही है, जिनके यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, और दिल्ली पुलिस इनके साथ मिली हुई है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बस अड्डा पे खुलेआम सामान अंदर जा रहा है, सामान बिक रहा है, कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। बहुत, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी 30 दिसंबर 2001 को मैंने खुद RDS पकड़वाई थी यहाँ से, कश्मीरी गेट थाना, लाइव बम था वो, 5 किलो 400 ग्राम का बम था, वो इन गेट पर पकड़ा गया था और वो आतंकवादी भी पकड़ा गया था, जिसको सजा हुई थी। लेकिन बस अड्डे पर कोई सुरक्षा नहीं है, किसी भी तरह के कुछ नहीं है, कोई कहीं से भी आगे घुस सकता है। ना ही दिल्ली सरकार का कोई भी महकमे का आदमी इनसे कुछ भी कहता है, ना दिल्ली पुलिस का कोई भी आदमी इसमें कुछ भी कहने से बचता है। ये क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, सिर्फ एक भ्रष्टाचार का कारण है। इस भ्रष्टाचार के कारण अभी पिछले कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले चौकी इंचार्ज नीरज पैसे लेते 20,000 रुपए नगद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया यहाँ से। उसके बाद भी पुलिस की इतनी घोर लापरवाही है कि जो मर्जी आता है पैसे की डिमांड करता है, उसी को अंदर का टेंडर दे दिया जाता है। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। अभी ये टेंडर किसके हाथ में चल रहा है, जो कि प्राइवेट टेंडर है? ये प्राइवेट टेंडर है, कोई सुमित नाम का लड़का है, उसका पहले भी 2 नंबर का काम है, लीड वगैरह जो फर्जी बेचता है, जो 5-10 रुपए की लीड आती है वो 50-100 रुपए की यहाँ पर बिकवाता अंदर। ठीक है, उस लड़के के हाथ में ये टेंडर गया और 5-6 इसमें पार्टनर है, जैसे नथनी मंडल हुआ, छठी का लाल हुआ, और भी लोग हैं इसके अंदर। हाँ, ये लोगों ने मिलकर ये टेंडर ले लिया और एक हो गए, गरीब आदमी अंदर अपने काम करते हैं। तो इन लोग मुकेश जी कितने पैसे की उगाई डेली की होती है? ये करीब 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की उगाई डेली की है। महीने की बात करें? नहीं सर, डेली पर डे। अच्छा, पर डे, महीने की नहीं, पर डे की उगाई है। टेंडर दिया जाता है वो कितने लाख रुपए में दिया? भाई टेंडर तो जो होता है वो सरकारी होता है, लेकिन ये कोई सरकारी नहीं है, तो सरकार के नाम पर पुलिस और सरकार से, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के मिली भगत से ये प्राइवेट आदमी को टेंडर देता है। तो ठिए लगाओ जो जमीन में, चिप्स कुरकुरे बेचो, और एक एक चीज के एक ठिए के 24 घंटे के 4-4 हजार रुपए वसूले जाते हैं। अगर जो नहीं देता उन्हें बस अड्डे से बाहर फेंकने की धमकी दी जाती है। तो आपका सीधे सीधे सरकार से क्या मांग है, क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पुलिस प्रशासन से क्या कहेंगे? मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, बस अड्डे की सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये गलत काम को बंद करा जाए। गर्मी का टाइम है, जो दुकानों को टेंडर थे वो जल्द से जल्द कराया जाए। कई साल हो गए ये टेंडर नहीं हुए, बाहर से आने जाने वाले यात्री पानी के लिए भी परेशान हो जाते हैं, या तो इन दलालों के थ्रू वो पानी खरीदेंगे। 20 रुपए वाली बोतल 30 की, 20 वाला सामान 25 का, कोई रेट नहीं है सैंडविच का, नमकीन का, किसी भी चीज का। जैसे जिसको लूटा जा रहा है वैसे लूट रहा है। इसमें दिल्ली पुलिस भी इनके साथ है और दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के उच्च अधिकारी, खासकर MD, इनको कई बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ अपने नाम से, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। ये कहता है जी आप हमारे को सबूत दो। भाई इंक्वायरी करना तो सरकार का काम है, हम गलत काम हो रहे हैं सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं,
ये इंक्वायरी करना एक प्राइवेट आदमी का काम नहीं है, ये तो सरकार का काम है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी इंक्वायरी करी जाए, लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं होती, कंप्लेंट करने वाले को दबाया जाता है, उसी पे झूठे मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी जाती है, उसे भगाने की धमकी दी जाती है। इसलिए इस बस अड्डे पर कोई भी कुछ भी कहने से बचता। साकेत में 2 दिन पहले हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। हादसे में कई लोगों की जान जाने के बाद जहां कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है, वहीं अब आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दक्षिणी दिल्ली के एमसीडी कार्यालय का घेराव कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दक्षिण दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एमसीडी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्षदों का आरोप है कि साकेत बिल्डिंग हादसे के लिए प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार है और इस मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने दक्षिणी दिल्ली के डीसी के इस्तीफे की मांग उठाई और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे पार्षद जब अपनी मांगों को लेकर डीसी से मिलने कार्यालय पहुंचे तो उन्हें अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। इससे नाराज पार्षदों ने इसे जनता के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया। उनका कहना था कि जब जनता की समस्याएं सुनने और जवाब देने के लिए अधिकारी ही मौजूद नहीं है तो कार्यालय के खुले रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आक्रोशित पार्षदों ने विरोध स्वरूप एमसीडी कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि साकेत हादसे की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारी तय की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस समय पूरी दिल्ली में त्राही त्राही है और सैदुल-ए-जाब में जो बिल्डिंग गिरी है उसकी पूरी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है और उस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी है। आज ही हम डीसी ऑफिस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे सारे यहाँ के जोन के पार्षद साथी, और ये कहना चाहते हैं कि ये जोन में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, डीसी साहब के अंडर जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, वो बिल्डिंग जो है जो गिरी, जिन्होंने कई मासूमों की जान ली, कई मासूम जो है अब इस दुनिया में नहीं है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट सरकार है, जिन्होंने पूरी तरीके से पैसा खाकर भ्रष्टाचार कर उस बिल्डिंग को लगातार बनने दिया। 2015 में वो बिल्डिंग जो है बुक हो चुकी थी, सील हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्डिंग बनी और पुरानी बिल्डिंग के ऊपर 2 नए लेंटर डाले गए, बेसमेंट खोदी गई, जिसके कारण वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है एक मेस के ऊपर गिर गई, कैंटीन के ऊपर गिर गई, जिससे कई प्रतिभाशाली हमारे देश के भविष्य स्टूडेंट की जान चली गई। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इसकी जिम्मेदार? भारतीय जनता पार्टी सरकार इसकी जिम्मेदार है, रेखा गुप्ता सरकार इसकी जिम्मेदार है। पूरी तरीके से आज डीसी को इस्तीफा देना चाहिए, अपना मेयर को इस्तीफा देना चाहिए, कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए और रेखा गुप्ता सरकार को ये एसआईटी के थ्रू जांच करानी चाहिए और वहां के एमएलए, वहां के जो इस जोन के चेयरमैन है, वो स्वयं उसमें लिप्त है। उन्हीं का वार्ड भी उन्हीं का है, उमेद फोगाट नाम है उनका, करतार सिंह तंवर वहां के एमएलए। लगातार ये सारे लोग जो है वो उस बिल्डिंग बनाने में बिल्डिंग माफिया बन चुके हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी का सारे नेता, जब से इनकी सरकार आई है 1.5 साल में करीबन 15 से 20 मौतें सिर्फ और सिर्फ निर्माणाधीन जो बिल्डिंग होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, उसके गिरने से 15-20 मौतें हो चुकी है। आखिर ये 1.5 साल में इतनी मौतें क्यों हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो है पैसे कमाकर बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं। ये पूरी सरकार इसकी जिम्मेदार है। पूरी सरकार के ऊपर जांच होनी चाहिए, इनके सारे नेता मंत्रियों के ऊपर जांच होनी चाहिए, कौन कौन बिल्डिंग अवैध जमीन कब्जा करके बना रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, इसके बाद लगातार और भी ऐसे हादसे होंगे अगर रुका नहीं तो पूरी तरीके से हम ये मांग करते हैं कि डीसी को तत्काल रूप से निष्कासित किया जाए, इस्तीफा दे और जो एक्शन का इस्तीफा मांगते हैं हम। जो जेई और सिर्फ जो नीचे के अधिकारी हैं, इनको सिर्फ सस्पेंड करके खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। इन्होंने जेई को सस्पेंड किया, खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। पूरी तरीके से जो बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर तक पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेयर का इस्तीफा मांगेंगे क्योंकि ये कोई छोटा हादसा नहीं है, ये बहुत बड़ा हादसा है। अब वहां पे अभी मैं आपको बता दूं, वहां पे जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो भी बहुत स्लो कर दिया गया है, ताकि सरकार जो है मौत के आंकड़े जो है छुपाना चाहती है।
ये साफ तौर पे बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी कमेटी कल वहां पे विजिट करी। जो दृश्य है वो बहुत भयानक है, जिसमें से कल जो है सिर्फ एक पोर्शन का सिर्फ 10% पोर्शन जो है वहां का रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। अभी बड़ा पोर्शन जो है वो पूरी तरीके से अभी टच भी नहीं किया था उन लोगों ने तब तक। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मौत के आंकड़ों को छुपाना चाहती है। अगर ढंग से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, कई सारे फिगर अभी बढ़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये सब कृत्य कर रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जी, इतने लोगों की मौत हो गई है, बिल्डिंग गिरी, जिसकी शिकायत पहले से करी जा रही थी एमसीडी के अंदर भी, दिल्ली पुलिस के अंदर भी, तब भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये साफ साफ दर्शाता है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसकी वजह से कितने लोगों की जान चली गई। चेयरमैन साहब के वार्ड में तो हुआ है, चेयरमैन साहब पता नहीं कहाँ, उनसे भी यही कहना चाहते हैं जब आपसे वार्ड नहीं संभल रहा, चेयरमैनशिप नहीं संभल रही, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने लोगों की जान गई है उनके वार्ड में। एसी साहब के चोर को कौन चलाता है? डीसी चलाता है। तो सारी करती धरती का पश्चाताप को डीसी साहब को पता पड़ेगा, इस्तीफा उन्हें देना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को निलंबित कर देना चाहिए लोग। और हम लोगों की मांग है कि जो इमारत, जो साकेत में जो इमारत गिरी गई है, 5 मंजिला इमारत गिरी गई है, उसके जिम्मेदार कौन है? लगातार उसकी कंप्लेंट की जा रही थी कि वो इलीगल बिल्डिंग है, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? हमारी मांग ये है कि जो उस जोन के जो पार्षद है और जो इस जोन के हमारे चेयरमैन भी है और डीसी साहब इस्तीफा दे। अगर वो आम जनता के लिए खड़े नहीं हो सकते, जो इलीगल इमारत गिरी गई उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे। दिल्ली के रोहिणी जिले में वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रोहिणी जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड यानी ATS ने 2 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर 8 चोरी की लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल के मुताबिक आरोपी दिल्ली से महंगी कारें चुराकर पंजाब और राजस्थान में सप्लाई करते थे। रोहिणी जिला पुलिस के अनुसार वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान 21 मई को ATS टीम को सूचना मिली कि दिल्ली में सक्रिय एक शातिर वाहन चोर रोहिणी इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया और एक संदिग्ध को चोरी की कार के साथ दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 32 वर्षीय मनिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब का रहने वाला है। उसके कब्जे से बरामद कार बेगमपुर इलाके से चोरी की गई थी। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी हरजोत सिंह के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने 24 मई को अमृतसर में छापेमारी कर 33 वर्षीय हरजोत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक होंडा अमेज कार बरामद हुई। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर दिल्ली, अमृतसर और जयपुर में कई स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कुल 8 चोरी की लग्जरी कारें बरामद की गईं, जिनमें हुंडई क्रेटा, टोयोटा फॉर्च्यूनर, किया सेल्टोस, मारुति ब्रेजा, हुंडई अल्काजार और अन्य वाहन शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि मनिंदर सिंह पहले भी वाहन चोरी के 9 मामलों में शामिल रहा है, जबकि हरजोत सिंह पर पंजाब में 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रोहिणी पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। साथ ही और चोरी के वाहनों की बरामदगी के प्रयास भी जारी हैं। हमारी जो स्पेशल जो टीम है ऑपरेशंस टीम ACP अजमेर साहब के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर मुकेश साहब ने उस प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट किया है। तो हम लोग के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये होती है कि घर में चोरी हो गई या हमारी कार चोरी हो गई। तो हम लोगों ने ATS की टीम ने स्पेशल इस पर हमने फोकस किया और हमने जो है इस पे ध्यान लगाया। तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ से जो कुछ कार चोरी का जो गिरोह है जो इंटर स्टेट ऑपरेट कर रहा है गैंग, उन लोगों के पीछे हम लोग लगे। तो अभी तक हमें जो सफलता मिली उसमें हमने 2 एक्यूज को गिरफ्तार किया है। एक मनिंदर सिंह है जो 12th पास आउट है, जिसपे 9 से ज्यादा केसेज है, जो पंजाब का रहने वाला है। और दूसरा व्यक्ति है हरजोत सिंह जो अमृतसर पंजाब का ही रहने वाला है और वो ग्रेजुएट भी है और वो उस पर 5 केसेज हैं। 2014 का पास आउट है और वो प्लेयर भी रह चुका है, वो स्टेट से खेल चुका है।
तो ये भी है कि उससे जब पूछा गया कि भाई आप तो बीटेक हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और आप लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व हुए, तो उन्होंने बोला कि सर इजी मनी के चक्कर में जो है हम लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। जब वो किसी केसेस में जेल गए, जेल में किसी व्यक्ति से मिले, उनका नाम भी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। सो उन 2-3 लोगों से, तो ये बड़ा अच्छा मोडस ऑपरेंडी था इन लोगों का। ये लोग जो है कार के ऊपर कहीं पे चाबी वगैरह रख देते थे, इस तरीके से बेचते थे, जो पीछे वाली चेन थी उसको हमें पकड़ना है। तो हमारी टीम ने जब इनको नैप किया, ये हमारे रोहिणी के इलाके में ही एक गाड़ी को चोरी करने आए थे, तो और एक पुरानी गाड़ी को ले जाने आए थे, चोरी की हुई गाड़ी को ले जाने भी आए थे और गाड़ी को चोरी भी करने आए थे। तो इनको एक व्यक्ति से मिलना था जिसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे ही ये उसको लेने गए, हमारी टीम ने ऑलरेडी इंटरसेप्शन लगा रखा था, तो जैसे ही उस गाड़ी के पास उसको लेने गए, उस चोरी की गाड़ी को, तो हमने इनको पकड़ लिया। और जब हमने पकड़ा तो जो जज साहब से हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें इनका पीसी चाहिए, बिकॉज जो इनका डिस्क्लोजर है उसके हिसाब से इनके पास और भी गाड़ियाँ हैं। तो मैम वॉज काइंड इनफ टू गिव अस पीसी फॉर मोर देन ए वीक। और एक हफ्ते से ज़्यादा जब हमने पीसी इनका लिया, तो हमने जयपुर से, अमृतसर से और भी दिल्ली के एरिया से हमने गाड़ियाँ रिकवर करी। ये हाई एंड गाड़ियों में डील करते हैं, जिनकी मिनिमम जो वर्थ है वो 20 लाख से 25 लाख रुपए है। किया सेल्टोस हो गई या फिर फॉर्च्यूनर हो गई, तो 2 करोड़ से ज़्यादा की गाड़ियाँ हमने रिकवर करी हैं। अभी भी जो है हमारी टीम इस पे काम कर रही है, बिकॉज इट्स ए वर्थवाइल रिकवरी। और मुझे लगता है कि आपसे शेयर भी करना चाहिए कि, तो दैट्स व्हाई वी आर शेयरिंग, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो ये इसका प्रोफाइल है। हुंडई, क्रेटा, मारुति बलेनो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, होंडा की, किया सेल्टोस और अल्काजार, इस टाइप की गाड़ियाँ इनसे रिकवर हुई हैं, जो मोस्टली रोहिणी से चोरी हैं, दिल्ली के और पार्ट से चोरी हैं। और ये लोग मेनली ऑपरेट दिल्ली में ही करते थे, यहाँ से ले जाके कभी अमृतसर भेज देते थे, अमृतसर में एक और आगे का व्यक्ति है वो आगे भेज देता था। तो इस तरीके से पूरी चेन पे काम किया, तो हमें ये गाड़ियाँ रिकवर। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले करीब 1 महीने से पानी की गंभीर समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। समाज सेविका हरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों और महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि पानी की समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, जब जनता पर संकट आता है तो जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि नजर नहीं आते। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने उनका जीवन मुश्किल बना दिया है। उनका कहना है कि बच्चों की छुट्टियां घूमने फिरने के बजाय पानी भरने की व्यवस्था करने में निकल रही हैं। लोगों का कहना है कि जल ही जीवन है और यदि समय रहते पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार विधायक राजकुमार भाटिया को भी कई बार समस्या से अवगत कराया गया था। उनका कहना था कि पीछे से पानी की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण दिक्कत आ रही है और जल्द सुधार होगा, लेकिन अब तक समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जल संकट का समाधान नहीं किया गया तो आदर्श नगर क्षेत्र में बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जा सकता है। संजय सिंह, दिल्ली। सर, क्या मुद्दा है? जल ही जीवन है। आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो भी जल का हालात ऐसे था। बीजेपी सरकार है तो यही हालात देखने को मिल रहा। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार में कभी ऐसी हालात नहीं रही जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज यहाँ पे हम सभी साथी, हमारे सारे कार्यकर्ता और हमारे सामाजिक लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी देने के लिए पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है, विफल हो चुकी है। पूरी तरीके से उनकी जो विफलता वो एक्सपोज हो चुकी है। आज हम सभी साथी यहाँ पे सांकेतिक प्रोटेस्ट किए हैं और हम अपना मांग किए हैं कि आप हमें जल्दी से जल्दी पानी मुहैया कराइए, नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे उनके मंत्री हो, उनके घरों का घेराव करेंगे। आज दिल्ली की हालात बद से बदतर हो चुकी है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आप समझिए कि जब देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसकी हालात क्या होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का प्रमाण है, उनकी सरकार चलाने का प्रमाण है। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं, पानी मांगने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आने वाले समय में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, दिल्ली की जनता को हक नहीं मिलता, दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिलता, तो हम लोग पूरे दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे, इनका घेराव करेंगे और आदर्श नगर में खास करके
हर वार्ड में घेराव करेंगे, चाहे वो आज़ादपुर चौक हो, चाहे वो जहांगीरपुरी चौक हो, चाहे वो धीरपुर गांव हो। हम चक्का जाम करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सर, सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि जब भी गर्मी का सीजन आता है, या सरकार आम आदमी पार्टी को ही या बीजेपी या कांग्रेस की, गर्मी के जब सीजन आता है तो पानी की किल्लत हो जाती है। क्या सरकार की इसकी जिम्मेवारी है, किसकी जिम्मेवारी बनती है? मैं कह रहा हूँ आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीज़ों को भी समझते हैं। आप 2015 से लेकर के 25 तक मैं आपको भी चुनौती देता हूँ। आप एक इंसिडेंट बताइए कि जो आए हालात हैं। आपको पता है कि साउथ दिल्ली में 5000 परिवार पिछले 15 दिन से नहा नहीं पाया है। यह हालात है भारतीय जनता पार्टी का। और उनके जल मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? सेल्फी खिंचा करके रीलबाजी कर रहे हैं। ये हालात हैं। यहाँ के विधायक जी कभी जनता के बीच में दिख रहे हैं? ये हालात भारतीय जनता पार्टी वालों ने कर दिया। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता को पानी दे दीजिए। हो सकता है हमारा आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है हमारी आपकी कुछ मतभेद हो, लेकिन दिल्ली की जनता को मत भुगतने दीजिए। जो दिल्ली की जनता ने हमें हम जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे दिल्ली की जनता को हक के। शर्मा जी, क्या कहेंगे? आदर्श नगर हालात को पब्लिक को झेलना पड़ रहा था। कई बार आपके पार्टी के तरफ से दबाव भी आया कि आप प्रोटेस्ट ना करें। तो पानी तो करीब महीने भर से नहीं आ रहा है यहाँ पे हमारे क्षेत्र के अंदर, और आता है तो गंदा आता है, और आता तो कोई टाइम ही नहीं है किसी पानी आने का। आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो आने को 2 घंटे का पानी तो आता ही नहीं है। रही बात प्रेशर की, प्रेशर तो इतना ज़्यादा है कि किसी के खिलाफ बोल दो इसका जो प्रेशर इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल। सर, क्या कहेंगे? आप लोग आए हुए थे पानी की किल्लत को लेकर, क्या कहेंगे? बहुत बुरा हाल है। जनता तराई हो रही है पानी से। रेखा सरकार से, ये निकम्मी सरकार जो गरीबों के खिलाफ अत्याचार कर रही है, कभी मकान तोड़ रही है, झुग्गियाँ तोड़ रही है, और पानी के लिए ऐसी कोई सरकार नहीं है। हमारी केजरीवाल की सरकार में देखो, पानी कभी नहीं ऐसा हुआ। आज तक एक दिन भी पानी नहीं गया। देखिए जनता कैसे गिरा है, ये जनता का नेता नहीं करी। सर, क्या कहेंगे कि हालात को किस तरह से झेलना पड़ा पब्लिक की बात? सरकार विफल हो गई है सरकार चलाने। तो सरकार वो लोग जो आम आदमी की जो सबसे पहले डेली नीड है वही पूरी नहीं कर पा रहे। जल, पानी की तो सबको जरूरत है, पानी की नहीं पूर्ति और पानी सब लोग ट्राई में आप कर रहे हैं। हमारी परेशान है लोग। रुके हुए काम चालू नहीं हो सकते क्या? तो सारे काम मकान बने हुए मकान सारे मार्ग तोड़ जा सकते हैं। सड़क बनाने के लिए जो प्लांट बना आपसे में पीछे उसको चालू किया जा सकता है। बात कांग्रेस की नहीं है, आम आदमी पार्टी की ना, बात बीजेपी की नहीं है, बात आम आदमी की है। आम आदमी को पानी चाहिए पीने के लिए, हमें पानी चाहिए, कैसे भी चाहिए। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। आप बताइए, पानी आ रहा है? पानी आ रहा है? पानी 15 दिन से नहीं है हमारे पास। पानी के लिए इतना पानी के लिए बहुत परेशान है। कभी नहीं देखा हमने टाइम से। पानी आ रहा है आपका पानी आ रहा है? सफाई कर्मचारी नहीं आता है, सफाई कर्मचारी नहीं है कोई। झुग्गी में जितने हैं, ये लोग की झुग्गी से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी जब से जीते हैं, जब से ये नहीं आ रहे कोई। ये तो हमारा अधिकार है। पानी नहीं मिलेगा तो बच्चे कैसे ट्राई हो रहे हैं। लोग इतना परेशान हो रहे हैं। हमारी फैमिली में बुजुर्ग भी रहते हैं, वो भी परेशान है, बीमार भी है। सबको पानी की आवश्यकता है। इसलिए हम दिल्ली सरकार से ये निवेदन करते हैं, क्या हमें जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था कराई जाए। पानी और सफाई की क्या बस पानी मिल रहा है तो गैलन में मिल रहा है 40 रुपए कैन, 50 रुपए कैन। अच्छी कंपनी की हो तो 100 रुपए कैन। ते पावर प्लांट जो पानी के प्लांट लगाया तो कौन सा आदमी लगाया? पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब पानी का प्लांट आम आदमी पार्टी का करता तक लगा रखे थे। किसी ने प्लांट लगाए, किसी ने नहीं लगाए, लेकिन अब ये इस समय कह सकते हैं कि इस समय जो पानी माफिया है वो तो दबा के काम पैसे कमा रहा है और लोग विफल है। रहने वाले हैं यहाँ लोग आए हैं। पानी की बहुत समस्या है। पानी की हम लोग सुबह से शाम तक पानी भरते रहते हैं, लेकिन पानी आ ही नहीं जाता। कहीं सबसे 102 बातें सुननी पड़ती है पानी के लिए। मुझे पानी नहीं मिल रहा है, किसी के मोटर चलाना पड़ता है, किसी के सप्लाई वाला पानी तो बिल्कुल आए। 10 दिन हम लोग बगैर पानी के चल रहे हैं, और सफाई भी नाले के नहीं हो रहे। बिल्कुल बदबू आ रहा है, बदबू पानी आ रहा है। जाति कर्मचारी को बोलने के लिए तो कहते हैं कि जो हमारे पास आदमी भी नहीं है, हम नहीं करेंगे सफाई। 6 महीने सफाई नहीं हो रहा। अभी सफाई आपके भी है नाली। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है? कम से कम 15 दिन हो गए, घरों में एक बूंद पानी नहीं आ रहा। नाले का पानी आ रहा, अगर आ रहा है तो हम खरीद के पानी पी रहे हैं। और बच्चे बेचारे कहते हैं कि छुट्टियां हमारी पानी भरने में जाएगी। उठा के अब ये देखो
बेसिक खरीद खरीद पानी पी रहे हैं। अब हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो गया, दवाइयाँ ले लेके पानी सुबह से लेके शाम तक भरते रहते हैं। बच्चे परेशान है, बहुत ज्यादा बहुत परेशान है बच्चे के। मम्मी हम पानी भरे या अपनी छुट्टियाँ भी अच्छे से करें। जी आप भी आए थे, अभी आए, क्या कहेंगे? कहाँ जाए जाए कि पानी भर करें। के साकेत में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरी बहुमंजिला इमारत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित एक कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। घटना के समय इलाके में अफरातफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह इमारत करीब 5 मंजिला बताई जा रही है, जो अचानक ढह गई। हादसे के बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया। घटना की सूचना शाम 7:44 बजे कंट्रोल रूम को मिली, जिसके बाद पुलिस, दमकल की कई गाड़ियां और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं। बचावकर्मी मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इमारत के गिरते ही तेज धमाके जैसी आवाज आई और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। आसपास खड़े वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक आशंका है कि इमारत की संरचना कमजोर होने या अवैध निर्माण के चलते यह हादसा हुआ हो सकता है। प्रशासन ने इलाके को घेरकर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मृतकों और घायलों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। करीब शाम को 7:35 पे हमारे बीट स्टाफ को ये जानकारी मिली कि यहाँ पर एक काफी बड़ी जो है एक धमाका सा हुआ है और एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। उसके करीब 3 मिनट बाद ही हमारे पास पीसीआर कॉल आई एक बिल्डिंग कोलैप्स को लेकर के। इमीडिएटली थाना मेहरौली से मैक्सिमम स्टाफ जो है वो मौके पे पहुंचा और जो है ये देखा गया कि एक पुरानी बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई है और उसका मलबा जो है उसके साथ वाले जो एक पोर्टा केबिन का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था उसमें गिरा है, जिसमें बताया जा रहा है अब तक कि कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स की एक कैंटीन चलती थी और उसमें जो है कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। अभी तक जो हमारे एफर्ट्स हैं उनके द्वारा, हमारी स्टाफ के द्वारा करीब जो है 9 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कराया गया है, जिसमें अभी तक जो है उनकी इंजरीज के बारे में जो है जानकारी ली जा रही है। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए मल्टीपल एम्बुलेंसेस को हम लोगों ने यहाँ से इवैक्यूएट कराया है और अभी जो है रेस्क्यू एफर्ट्स एनडीआरएफ, डीडीएमए, फायर और पुलिस की तरफ से जो है हम सब लोग मिलकर के अभी कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। अभी तक इतनी ही जानकारी। थैंक यू। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच और खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई। मॉड्यूल की गतिविधियों पर कुछ समय से नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद समन्वित अभियान चलाकर इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के इशारे पर काम कर रहे थे। उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी सार्वजनिक स्थानों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले की साजिश रच रहे थे। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनके पूरे नेटवर्क, अन्य सहयोगियों की पहचान और बरामद हथियारों व विस्फोटकों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस इस मामले में सीमा पार संबंधों, फंडिंग नेटवर्क और विदेश में बैठे संचालकों